सो हेलो एवरीवन। मैट्रिसेस समझने से पहले हम लीनियर इक्वेशन समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं। तो लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है हम लोग इसको सबसे पहले देखते हैं। तो बचपन में हमने पढ़ा हुआ है कि एलिमिनेशन के थ्रू सॉल्व होता है। जैसे फर्स्ट वाला इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। ये सेकंड इक्वेशन था। तो सेकंड इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट में ऐड करेंगे, x एलिमिनेट हो जाएगा, फिर y की वैल्यू निकाल लेंगे और y की वैल्यू वापस बैक सब्स्टिट्यूट करके x वापस निकाल सकते हैं। तो ये बचपन में हमने किया हुआ था। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का ये एक पहला तरीका है। फिर हम एक स्टेप ऊपर जाएँ तो हम ग्राफ पढ़ते हैं, ग्राफ से कैसे सॉल्व करना है। तो हम y इज़ इक्वल्स टू 2x का ग्राफ प्लॉट करते हैं, माइनस x प्लस 2y इज़ इक्वल्स टू 3 का ग्राफ प्लॉट करते हैं। बचपन में हम x और y की वैल्यूज़ डालते थे एक-एक करके एंड देन जो लाइन पॉइंट्स आते थे उनको कनेक्ट करके लाइन बनाया जाता था। बाद में हमने लाइन को पढ़ लिया अच्छे से 11th में, तो अब लाइन स्लोप के थ्रू हम निकाल सकते हैं आसानी से। तो अब हम देखते हैं एक स्टेप और ऊपर जाके कि मैट्रिसेस में अब जाके देखते हैं लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करें। सो मैट्रिसेस में सॉल्व करने से पहले हम फॉर्म समझ लेते हैं कि कैसे लिखा जाता है। तो ax इज इक्वल्स टू b के फॉर्म में हम हमेशा लीनियर इक्वेशंस को लिखते हैं एंड उसको सॉल्व करते हैं। नाउ द फर्स्ट थिंग इज सॉरी x के कोफिशिएंट्स को एक कॉलम में लिखना है, y के कोफिशिएंट्स को एक कॉलम में लिखना है और z होता है या कुछ भी lmn के कुछ भी होता, तो उनके कोफिशिएंट्स को कॉलम में लिखना है। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। एंड दूसरा चीज कि x जो है, x हमारा मैट्रिक्स x जो है उसमें हम वेरिएबल स्टोर करते हैं जैसे x y z k l कुछ भी। और b में जो है हम राइट हैंड साइड को स्टोर करते हैं जैसे 0 3 जो भी राइट हैंड साइड में लिख रखा है हमारा। तो a को कैसे फॉर्म किया वो क्लियर होना चाहिए, x को कैसे फॉर्म किया वो क्लियर होना चाहिए और b को भी। नाउ ये ax इज इक्वल्स टू b हमें बताता क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे मैट्रिसेस का। इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, ये हमें समझ में आ जाएगा, बाकी सारे फंडे क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या बता रहा है। तो ये बताता है कि x टाइम्स ऑफ कॉलम 1 एंड y टाइम्स ऑफ कॉलम 2 will give the resultant 0,3 जो राइट हैंड साइड का b मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब क्या है कि कॉलम 1 और कॉलम 2 जो है इनका कोई स्पेशल कॉम्बिनेशन होगा जो कि हमें राइट हैंड साइड दे रहा होगा, मैट्रिक्स बी दे रहा होगा जो कि 0,03 है कॉलम में। अब इस चीज को अच्छा, ये पहली चीज थी। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉलम्स है। चूंकि ये x और y जो भी है हमारे, ये नंबर्स है, मतलब स्क्वायर के टर्म्स में नहीं है या कुछ भी ऐसा। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दो कॉलम्स को हम रिलेशन निकाल रहे हैं और वो तीसरे कॉलम के बराबर है जो कि 0,3 है। अब पहले अगर हम ये सबसे पहले अपने पहले वाले इक्वेशंस को देखते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। इनको हमने जब पहले सॉल्व किया था एलिमिनेशन के थ्रू या ग्राफ के थ्रू, तो ये 1,2 पे ये सॉल्व हो जाते थे। अब अब आ जाते हैं वापस हम अपने मैट्रिक्स पे। तो मैट्रिक्स में हमारे पास पहला कॉलम दे रखा हुआ है 2 और -1। कॉलम ए जो कॉलम 1 जो है हमारा मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का 2 और -1, उसको हमने x से मल्टीप्लाई किया हुआ है, y को -1 2 से एंड इज इक्वल्स टू 0,3। तो ये जो कॉलम 1 है 2, -1, ये इसे हम मान लेते हैं कि एक वेक्टर के दो कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक प्लेन में कोई वेक्टर है और उसके x और y कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइन। अब हम देखते हैं कॉलम 2 को। कॉलम 2 का कोऑर्डिनेट्स हो जाना चाहिए उस हिसाब से -1, 2, तो ये कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अब कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन और रिजल्टेंट वेक्टर हमारा है 0,03, तो इसको स्ट्रेट y एक्सिस पे ये लाई करता है 0,3 पे। हम मान लेते हैं कि ये वेक्टर है। तो ये इक्वेशन जो हमने लिखा हुआ है x टाइम्स ऑफ 2 -1 प्लस y टाइम्स ऑफ -1 2 एंड इज इक्वल्स टू 0,03, ये क्या बता रहा है हमें कि अगर हम x टाइम्स ऑफ कॉलम 1 लें प्लस y टाइम्स ऑफ कॉलम 2 लें, तो हमें रिजल्टेंट जो मिलेगा वो 0,3 वाला वेक्टर होगा। तो हम अभी डायरेक्ट जो सही कॉम्बिनेशन है उस पे जंप कर जाते हैं। हम x को 1 रखते हैं, y को 2 रखते हैं। तो x को 1 रखने का मतलब है कि कॉलम 1 का 1 टाइम्स, तो कॉलम 1 का 1 टाइम्स तो कॉलम 1 ही होगा। कॉलम 2 का 2 टाइम्स होना है, y का वैल्यू 2 है तो 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 2।
तो कॉलम 2 का 2 टाइम्स होने का मतलब है कि वेक्टर का डायरेक्शन तो सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगी। तो पहले कॉलम 2 मिड पॉइंट पे कहीं आ रहा था, तब ये एक्सीड करके टिप पे चला गया है, कुछ ऐसा समझ सकते हो। अब इन दोनों वेक्टर्स को हमें ऐड करना है और ऐड करने पे हमें 0,03 मिल रहा है, बी वेक्टर मिल रहा है। सो जो कॉलम 2 को हम डायरेक्टली तो ऐड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों टेल जुड़े हुए हैं, तो वेक्टर में एडिशन तो ऐसे होता नहीं है, हेड से टेल जोड़ो और फिर ऐड करो। तो इसको हमने डिस्प्लेस करके ये ब्लैक वाले लाइन पे ले आया। ये ब्लैक वाला जो लाइन है, ये डिस्प्लेस्ड वेक्टर है, 2c2 है, 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 2 है। अब ये हेड और टेल एक दूसरे से मिल गया एंड अब जो रिजल्टेंट आ रहा है, अब इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो 0,3 है, 0,3 यानी कि जो बी मैट्रिक्स था। तो आप देख रहे हो कि मैट्रिक्स के कॉलम्स को अगर हम वेक्टर्स के तौर पे सोचें तो मतलब हम इन इक्वेशंस को फील कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम विजुअलाइज कर सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो लीनियर अलजेब्रा में थ्रू आउट हमें काम देगा। वेक्टर्स से कनेक्ट करते रहना है चीजों को, क्योंकि ये फील करने में हमें विजुअलाइज करने में काफी हेल्प करता है। तो हमारा जो एक्स वेक्टर एक्स मैट्रिक्स हमने अज्यूम किया था वो था एक्स वाई। एक्स का करेक्ट कॉम्बिन एक्स का वैल्यू है 1, वाई का वैल्यू है 2। ये मुझे पता था क्योंकि मैंने पिछले टाइम एलिमिनेशन से सॉल्व किया था, तो एक्स की ये वैल्यू आती है, ग्राफिकली भी आप देख सकते थे। तो इसका मतलब है कि एक्स की जगह मैं यहाँ 1 रखूं, यहाँ 2 रखूं, तो ये मिल जाएगा। और एक्स का जो करेक्ट एक्स और वाई का जो करेक्ट कॉम्बिनेशन था वो 1 2। ये बता रहा है कि ऐसे कॉम्बिनेशन में कॉलम 1 और कॉलम 2 को लेंगे तो हमें बी वेक्टर मिलेगा। ये काफी क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जितना भी आगे पढ़ाऊंगा सारा फाउंडेशन यही है, इसके बाद ही महल बन सकता है, ऐसा समझो। अब आ जाते हैं हम तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल्स पे। सो पहला इक्वेशन है 2x minus y is equals to 0, दूसरा है minus x plus 2y minus z is equals to minus 1, and then we have minus 3y plus 4z is equals to 4। अगेन हमें ax is equals to b के फॉर्म का लिखना है मैट्रिक्स। तो ax is equals to b के फॉर्म में कैसे लिखना है? x का कोफिशिएंट्स एक कॉलम में, y का कोफिशिएंट्स एक कॉलम में, एंड z का कोफिशिएंट्स तीसरे C3 कॉलम थर्ड में। फिर x वेक्टर क्या होता है? x वेक्टर होता है हमारा अननोन्स का वेक्टर। अननोन्स जितने भी वेरिएबल्स हैं या अननोन है, उनको हम लिखते हैं x में, कॉलम के फॉर्म में। देयर आफ्टर b हो जाता है हमारा राइट हैंड साइड। अगेन ये क्या बता रहा है हमें कि अगर हम x times of column 1 लें, x times of 2 minus 1 0 plus y times of this column 2 vector and z times of column 3 vector, so this will give us the right hand side of 0 minus 1 and 4। Are we guys getting it? तो हमारा x वेक्टर जो है वो है x y z। अब आप डायरेक्टली बोलोगे कि भाई मुझे क्या पता ये एक्स वाई जी हम कैसे निकाल रहे हैं, ये तो वेक्टर्स कुछ भी अननोन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, अब मुझे कैसे पता चलेगा? तो एक मेथड है कि आप एलिमिनेशन करके सारे वेरिएबल्स को सॉल्व करो, एक्स वाई जी का वैल्यू निकाल लो और फिर यहाँ रख के देख लो कि ये सेटिस्फाई हो रहा है। ऐसा करने से तुम विजुअलाइज अच्छे से कर सकते हो। नहीं तो थोड़ा दिमाग लगा के देखा जाए तो मैंने क्या लिखा है, मैंने कॉलम 3 का कोफिशिएंट्स जो भी कॉलम 3 में था वही एज इट इज राइट हैंड साइड में है। तो इसे देखते हुए कुछ क्लिक करना चाहिए हमें। और क्या क्लिक करना चाहिए कि इसका तो कोई हाथ ही नहीं था वो राइट हैंड साइड देने में, कॉलम 2 का भी कोई हाथ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉलम 3 का हाथ है जो राइट हैंड साइड दे रहा है हमें। तो यानी कि x का वैल्यू 0 होना चाहिए, y का वैल्यू 0 होना चाहिए और z का वैल्यू 1 होना चाहिए, क्योंकि एज इट इज ये कॉलम 3 लिख रखा है राइट हैंड साइड में हमारे पास। ये क्लियर हो रहा है कि सबको? रिस्पॉन्ड कर सकते हो? सबको क्लियर है? मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। सो अगेन अब हमारे पास फिर से तीन इक्वेशंस हैं, तीन वेरिएबल्स हैं, तीन इक्वेशंस हैं और वेरिएबल्स एक्स वाई जी है हमारे पास और राइट हैंड साइड में कुछ भी है। सो अब अगेन हमें कैसे प्रोसीड करना है? ax इज इक्वल्स टू b के फॉर्म में। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट एलिमिनेशन से कर सकते हो, दो इक्वेशंस को एक बार सॉल्व करो, तीसरे के टर्म्स में k मान लो z को, और फिर आगे सब्स्टिट्यूट कर लो, बैक सब्स्टिट्यूट करके एक्स वाई जी का वैल्यू निकाल सकते हो। तो वो हम बचपन में कर चुके हैं, वैसा हमने सीख लिया है। लेकिन 10 इक्वेशन होते तो ये काफी मुश्किल हो जाता है ऐसा करना। तो इसलिए मैट्रिसेस फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये मतलब इसके कोई बाउंडेशंस नहीं है, कितना भी बड़ा कर सकते हैं और बहुत आराम से रिजल्ट्स आते हैं। एक्चुअली मैटलैब किसी भी इक्वेशन को मैट्रिसेस के थ्रू ही सॉल्व करता है। तो आ जाओ हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है इसे।
तो अभी हमारे पास दे रखा है, वापस से कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे 1 3 0 2 8 4 1 1 1 कॉलम फॉर्म में, x का कोफिशिएंट्स, देन y का कोफिशिएंट्स एंड देन z का कोफिशिएंट्स। फिर x जो है वो अननोन मैट्रिक्स है, कैपिटल X। तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो x y z हैं और राइट हैंड साइड में 2 12 2 है। अब आ जाओ कि हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखने का क्या ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होती क्या है? सबसे पहले तो बहुत ही फैंसी टर्म है और मतलब बहुत सिंपल है। ऑगमेंटेड का मतलब समझो कि अटैच्ड, कुछ भी अटैच्ड है किसी से। तो A के साथ हमने B को अटैच कर दिया और एक साथ अब जो, तो देखो A कॉमा B का मतलब है कि राइट हैंड साइड में A था तो A लिख लिया हमने और एक पार्टीशन क्रिएट किया एंड देन B लिख दिया 2 12 2। अब इसका क्या ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने क्रिएट क्यों किया? देखो ये एक मैट्रिक्स में अगर हम जो भी एलिमिनेशन के प्रोसीजर्स लगा रहे हैं, जैसे 1 R2 माइनस 3 R1 कर रहे हैं, तो वो सेम प्रोसीजर यहाँ भी फॉलो हो जाता है, तो हमें 2 बार सेपरेटली सॉल्व नहीं करना पड़ता है। एक साथ ही एक मैट्रिक्स में राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्लियर हो जाता है। तो ये पर्पस है इसका। अब आगे आ जाओ, तो मैंने कुछ एलिमिनेशन के स्टेप्स परफॉर्म किए। मैंने 2 1 पोजीशन जो था यहाँ पे 3 वाला, इसको मैंने 0 क्रिएट किया। फिर मैं यहाँ 0 क्रिएट करता तो यहाँ 0 एक्चुअली प्रेजेंट था, तो मैंने इसे छोड़ दिया। फिर ये हमारा पिवट है, मैं आगे बताऊँगा क्या होता है। फिर अगला पिवट हमारा ये बनता और उसके नीचे मैं फिर वापस से 0 क्रिएट करता। वापस 0 क्रिएट करता, यहाँ पे एलिमिनेशन परफॉर्म करके मैं आगे सब कुछ डिस्कस करूँगा, बस ऐसे ही बता रहा हूँ। और फिर हमारा यहाँ अपर हाँ, तो यहाँ पे 0 क्रिएट हो गया। अब फिर अगले वाला पिवट हमारा ये था, तो ये पिवट के नीचे तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो हमें कुछ नहीं करना था। अभी इससे फायदा क्या हुआ कि हमने ऐसा एलिमिनेशन किया क्यों? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आना चाहिए हम सबके दिमाग में। तो इसका करने का एक बहुत इम्पोर्टेंट फायदा है कि आप लास्ट वाले रो को देखो, 0 0 5 एंड -10। अब ये एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है और ये क्या है इक्वेशन? ये है 0 टाइम्स x प्लस 0 टाइम्स y प्लस 5 टाइम्स ऑफ z इज इक्वल्स टू -10। तो ये डायरेक्टली वन इक्वेशन वन वेरिएबल हो गया और यहाँ से z की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं -2, जैसे यहाँ पे मैंने लिख के भी किया हुआ है 5z इज इक्वल्स टू -10, तो z इज इक्वल्स टू -2। देयर आफ्टर दूसरे वाले रो को देखो, 0x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल्स टू 6। सो वापस यहाँ पे z का वैल्यू -2 रखो एंड this becomes 4. 2 times of y is equals to 6 minus 4, which is 2, and y becomes 1. Thereafter वापस तीसरे वाले फर्स्ट वाले रो 1 को देखो, x plus 2y plus z is equals to 2. अब यहाँ पे वापस से y और z का वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट करो एंड x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो हमारा x y z का वैल्यू आता है 2 1 एंड -2। गलत लिख दिया यहाँ, टाइपो मतलब लिखने में गलती हो गई थी मेरे से। यहाँ -2 की जगह +2 होगा और यहाँ -2 होगा। खैर मैंने गलती लिख दिया है एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा, बट कोई नहीं, आप समझ रहे हो। अब इसका क्या मतलब है? जब मैं कहता हूँ कि x जो मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स x y z हैं और उसका वैल्यू -2 1 2 है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैं यहाँ देखो, मैं ले रहा हूँ 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 1। मैं स्क्रीन को थोड़ा साइज को छोटा कर लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ, अभी आप देखो कि ये एक्स वाई जी जो ये एक्स मैट्रिक्स जो हमने निकाला था, जिसके एलिमेंट्स थे -2 1 2। अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं -2 टाइम्स ऑफ कॉलम 1 ले रहा हूँ, जो कि हमारा 130 था, प्लस 1 टाइम्स ऑफ 38 1 टाइम्स ऑफ हाँ, आप यहाँ देखो, इसका मतलब है कि मैं -2 टाइम्स ऑफ ये रो ले रहा हूँ, thereafter 1 टाइम्स ऑफ 284 ले रहा हूँ एंड 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 3 जो कि 1 1 1 है, ये ले रहा हूँ। तो ऐसा करने से हमें ये वाला वेक्टर मिल जा रहा है। तो अब आप इसे विजुअलाइज कर सकते हो। इसे विजुअलाइज कैसे कर सकते हो? आप इन एलिमेंट्स को प्लॉट कर लो। 130 को प्लॉट करोगे तो कहीं कॉलम 1 मान लो कि यहाँ आ रहा है, कॉलम 2 यहाँ आ रहा है, 3D में होगा वो, 2D पे प्लेन पे पेज पे पॉसिबल नहीं है आप मैं उसे शो कर पाऊँ। कहीं ये वेक्टर आ रहा है एंड देन आफ्टर कॉलम 3 का जो वेक्टर है वो कहीं और आ रहा होगा। बट उनका अगर मैं कॉम्बिनेशन लूँ सच दैट कॉलम 1 का -2 टाइम्स करूँ तो इसका डायरेक्शन चेंज होके अभी जो थर्ड क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, अभी वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा कॉलम 2। 1 टाइम्स ऑफ कॉलम 2 रखूँ,
ये एज इट इज रहेगा एंड 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 3 रखूं, ये इसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, डायरेक्शन सेम रहेगा वाई एक्सिस में। तो हमें ये वाला वेक्टर मिल जाएगा 2 12 2। आप समझ रहे हो? यहाँ पे हो सकता है कहीं टाइपो हो, एक्चुअली मैं करेक्ट करके पीडीएफ भेज दूंगा। तो मुझे रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम विजुअलाइज कर सकते हैं इन चीजों को। हाँ, ओके। सो सॉरी, वहां पे थोड़ा टाइपो है, मैंने कुछ और टाइप कर दिया, पता नहीं कैसे, मतलब लिख लिया है गलती से। आगे आ जाओ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, मतलब कैसे करते हैं और क्यों कर रहे हैं? अभी हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है और एक कॉलम दे रखा है 6 7 8 करके। तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम का पहला एलिमेंट उठाएंगे और वो मल्टीप्लाई होगा कॉलम 1 के साथ। फिर इसका सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा कॉलम 2 के साथ। देयर आफ्टर इसका थर्ड एलिमेंट जो कि 8 है वो मल्टीप्लाई होगा कॉलम 3 के साथ। तो हमें रिजल्टेंट जो है वो कॉलम्स मिलते हैं सारे। अगर रो होता तो इसका रो टाइम्स मैट्रिक्स होता तो इसका पहला एलिमेंट उठाते और मैट्रिक्स के पहले रो से मल्टीप्लाई करते, फिर इसका सेकंड एलिमेंट उठाते, इसके सेकंड रो से मल्टीप्लाई करते एंड इसके थर्ड से मल्टीप्लाई करते और सबको ऐड कर देते, तो हमें एक रो मैट्रिक्स मिलती, सारे रोज मिलते उसमें। अब आ जाओ आज का जो मेन टॉपिक था, जहां वो तो प्री रिक्विजिट था तो इसलिए मैंने समझाया। अब मैट्रिसेस का जो कोर कॉन्सेप्ट है वहां पे आते हैं हम लोग। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है मैट्रिसेस में, वो है रैंक। और रैंक से सिंपल चीज कुछ भी नहीं है। सबसे सिंपल अगर पूरे मैट्रिक्स में कुछ है तो वो है रैंक। और बहुत आसान है इसको निकालना और बहुत इजी है। बस एक चीज याद रखनी है, रैंक का मतलब क्या है। रैंक का मतलब होता है कितने इंडिपेंडेंट रोज या कॉलम्स हैं हमारे पास, दैट्स इट। इसके अलावा एक दूसरा शब्द नहीं। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर रैंक निकालना है, यानी कि हमें बताना है कि इसमें इंडिपेंडेंट रोज या कॉलम्स कितने हैं। तो आप बोलोगे कि भाई रैंक निकालना इतना मुश्किल है, इतना काफी टफ सा बना रखा है, और क्यों निकालते हैं, क्या है? तो अब एक एक करके सारी चीजों को समझते चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है जिसका पहला रो है पहला पहला कॉलम है 1 4 3, सेकंड कॉलम है 2 8 6, थर्ड कॉलम है 3 12 9। अब आप एक चीज जो हमने पिछला सीखा उसको यूज करते हैं। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि कॉलम 1 के जो भी एलिमेंट्स हैं, इसको आप वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स मानो। अब ये 3 डायमेंशन में आप इमेजिन करो कि 1 4 3 का एक कोऑर्डिनेट है, कहीं भी है। अब मैंने इसको शो कर दिया है यहाँ पे, ये प्लेन पे मैंने शो कर दिया है, ऐसे कुछ ऐसा लाई करता है कॉलम, ये 1 4 3 यहाँ पे। दूसरा कॉलम देखो आप, 2 8 6। कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है, कुछ रिलेशन दिख रहा है कॉलम 1 और कॉलम 2 में। सो कॉलम 2 कॉलम 1 का 2 टाइम्स है। तो अगर इसे हम देखें तो कॉलम 1 का मैग्नीट्यूड डबल हो गया एंड डायरेक्शन वही रहा। तो ये जस्ट एक्सटेंड हो गया, कॉलम 2 यहाँ आ गया। ये ग्राफ में दिख रहा है क्या? मैंने एक कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 करके लिखा हुआ है। एक लाइन बना रखी है मैंने, उस पे एरोज हैं 3। यहाँ देखना, फोकस करना। मेरे को दिख रहा है भाई, दिख रहा है। सिलेक्ट टूल से दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन। सो अभी कॉलम 3 देखो, कॉलम 3 है 3 12 9। अब कॉलम 3 और कॉलम 1 में कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या? सो अगेन इसका कॉलम 1 का मैग्नीट्यूड थ्राइस हो गया एंड डायरेक्शन सेम रहा। तो अच्छा, एक चीज बताओ, अगर 3 डायमेंशन है, कोई भी चीज 3 डायमेंशंस में है, तो अगर पूरा 3 डायमेंशंस कवर करना है हमको, तो वो चीज क्या होगी? वो स्पेस होगा। 2 डायमेंशन को अगर पूरा कवर करना है तो वो एक लाइन, वो एक प्लेन होगा। एंड एक डायमेंशन को कवर करना है तो वो लाइन या पॉइंट कह लो उसे। तो आप देखो कि कॉलम, अगर हमारे पास 3 वेरिएबल थे, अब जैसे नंबर ऑफ कॉलम्स क्या बताता है? नंबर ऑफ अननोन्स बताता है, नंबर ऑफ अननोन्स या नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो एक्स वाई जी 3 वेरिएबल थे, तो एक्स वाई जी का अगर मेरे पास सारा इंडिपेंडेंट कॉलम होता, जो यहाँ नहीं है, अगर सारे इंडिपेंडेंट कॉलम होते, तो हम किसी भी 2 कॉलम या 3 कॉलम के कॉम्बिनेशन से हम पूरे स्पेस को जनरेट कर सकते थे। ये इमेजिन कर पाना काफी मुश्किल है, बट किया जा सकता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप इमेजिन कर सकते हो, 2 वेक्टर को जोड़ा, उसका रिजल्टेंट आया C1 + C2, फिर 2C1 + 5C2 किया, 7C1, उसका रिजल्टेंट आते जा रहा है, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो ऐसा करके आप पूरे स्पेस को 3D स्पेस को आप जनरेट कर सकते हो।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है समझना, इमेजिन कर पाना। बट अगर ये इंडिपेंडेंट होता तो वैसा होता। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि ये कॉलम 1 का ट्वाइस है कॉलम 2, कॉलम 1 का थ्राइस है कॉलम 3। तो ये डिपेंडेंट है, ये दोनों वेक्टर्स का आपस में C2 और C3 का आपस में अपना कोई अस्तित्व नहीं है ऐसा कि वो कुछ अलग नहीं कर पा रहे हैं। वो कॉलम 1 के दिखाए हुए रास्ते पे ही चल रहे हैं, आगे-पीछे हो रहे हैं बस। ये कुछ खास नहीं कर पा रहे, ये डायरेक्शन, ये पूरा स्पेस को जनरेट करने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं। ये सिर्फ एक लाइन जनरेट कर सकते हैं। आप समझ रहे हो? ये हमेशा एक लाइन पे लाई करेंगे और कोई दूसरा चांस नहीं है। तो मैंने लिख रखा है, दे आर नॉट जनरेटिंग द होल 3D स्पेस, दे आर merely ऑन अ लाइन एंड हेंस द रैंक ऑफ वेक्टर A, रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1। रैंक 1 क्यों हुआ? क्योंकि सिर्फ एक वेक्टर था जो कि इंडिपेंडेंट था। आप उसको C1 बोल सकते, C1 को आप इंडिपेंडेंट बोल सकते हो, C2, C3। क्योंकि अगर आप C2 को इंडिपेंडेंट बोलते हो, तो C1 क्या है? C1 C2 by 2 है और C3 3C2 by 2 है। तो आप किसी को भी बोल सकते हो, सिर्फ एक ही हमारे पास ओरिजिनल वेक्टर था जो कि किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा था। तो इसलिए इसका रैंक 1 है। एक ही कॉलम था जो कि किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा था, इसलिए इसका रैंक 1 है। समझ रहे हो आप? अब आगे आ जाओ अगले वाले के एग्जांपल पे। आप देख रहे हो हमारे पास कॉलम है 1 4 3, कॉलम 1, सेकंड कॉलम है 2 9 3, थर्ड कॉलम है 3 13 6। तो अब देखो, अब C1 और C2 का, हाँ, कॉलम 3 जो है वो C1 और C2 का समेशन लिखा हुआ है। दिख रहा है क्या सबको ये चीज? 2 + 1 3, 9 + 4 13 एंड 3 + 3 is equal to 6। सो नाउ आप देखो कि इसमें दो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। कॉलम 1 इंडिपेंडेंट है, कॉलम 2 इंडिपेंडेंट है और कॉलम 3 जो है वो रिलेटेड है। और रिलेशन क्या है? कॉलम 3 is equal to C1 + C2, कॉलम 1 + कॉलम 2। तो यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 आपस में मिलके पूरे स्पेस को जनरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूरा स्पेस जनरेट करने के लिए आपके पास 3 वेक्टर चाहिए। यहाँ पे हमारे पास 2 ही वेक्टर हैं जो इंडिपेंडेंट हैं। तो ये प्लेन को जनरेट करेंगे। तो ये डायग्राम आपको क्लियर नहीं होगा, नो मैटर। तो आपको ये पूरे स्पेस को जनरेट नहीं कर रहे हैं, ये काफ़ी क्लियर होना चाहिए आपको। ये सिर्फ़ एक प्लेन को जनरेट कर रहे हैं, वो आपके लैपटॉप का स्क्रीन हो सकता है या आपके फ़ोन का स्क्रीन हो सकता है जैसा आपने पकड़ के रखा है। और उस स्क्रीन पे ही मान लो कि कोई 2 वेक्टर है, कॉलम 1 और कॉलम 2 स्क्रीन पे लाई करता है और कॉलम 3 जो है वो उसका रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट है तो उसी प्लेन में लाई करना होगा उसको, वो डायरेक्शन तो उसका चेंज हो नहीं सकता है। उसी प्लेन में रहेगा जब तक कोई तीसरा इंडिपेंडेंट वेक्टर जो उसके परपेंडिकुलर या किसी भी उस प्लेन को छोड़ के किसी और प्लेन में ऐड नहीं होता है, तब तक तो पॉसिबल नहीं है डायरेक्शन चेंज होना। कॉलम 3 के वेक्टर को उसी स्पेस में रहना होगा, C1 और C2 के जनरेटेड स्पेस में ही। तो ये पूरे 3D स्पेस को जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। इसमें सिर्फ 2 इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं, वो है C1 और C2। तो इसलिए 2 इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं तो रैंक हो जाएगा इसका 2। क्योंकि मैंने क्या बोला है, इंडिपेंडेंट जितने कॉलम्स हैं वही आपकी रैंक है। और अब क्वेश्चंस को अगर थोड़ी बारीकी से आप देखोगे तो रैंक निकालना काफ़ी ईज़ी है, आपको हमेशा रिलेशन दिखेगा। मतलब 50-60% टाइम्स आपको रिलेशन आसानी से दिख जाएगा और आप बोल सकते हो कि इसकी रैंक 2 है, 3 है, 4 है। दिखने लगेगा वो आपको, कुछ क्वेश्चंस देखोगे तो आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? कॉलम 1 है, ये कॉलम 1 है 1 4 3, कॉलम 2 है 2 9 3, कॉलम 3 है 10 35 15। अब यहाँ पे देख पाना, कॉम्बिनेशन पकड़ पाना थोड़ा-सा ट्रिकी है। कॉलम 3 कैसे डिपेंड कर रहा है कॉलम 1 और 2 पे? वो है 2C1 प्लस C3 इज़ इक्वल टू 2C1 प्लस 3C2। अब ये हमेशा दिखता नहीं है, ऐसा नहीं है कि अब मैंने पढ़ा हुआ है तो मैं देखते ही बोल दूँगा कि भाई ये ऐसे-ऐसे डिपेंड कर रहा है। तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं है कि देख के ही हो जाए। तो इसलिए हम एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करते हैं। एलिमिनेशन की मदद से हम ज़ीरोज़ क्रिएट करते जाते हैं। अब वो ज़ीरोज़ क्रिएट क्यों होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ज़ीरोज़ ही क्यों बनाते हैं, नॉर्मल फॉर्म ही क्यों, एशेलॉन फॉर्म क्यों इतना यूज़ होता है, एशेलॉन फॉर्म बनता कैसे है? सब कुछ का फंडामेंटल हम समझने की कोशिश करेंगे। अगले क्वेश्चन, हाँ, तो इसमें जैसे आप देख सकते हो 2 इंडिपेंडेंट कॉलम है, C1 और C2। तो रैंक ऑफ A जो है वो 2 हो जाएगी। क्लियर है ये? आगे बढ़ते हैं। फिर से मैट्रिक्स A को देखते हैं। इस टाइम है 1 4 3,
कॉलम 2 है 293 एंड कॉलम 3 है 37 17 45। अब आप इसको सॉल्व करोगे, आप देखोगे तो ये तीनों इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। ये तीनों वेक्टर्स 3 डायरेक्शन में पॉइंट आउट करते हैं और ये तीनों 3 डायरेक्शन में पॉइंट आउट करते हैं और जो तीसरा वेक्टर है वो पहले 2 के प्लेन में नहीं है, इसलिए ये पूरे स्पेस को जनरेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो ये इसकी रैंक 3 हो जाएगी लास्ट वाले वेक्टर की 143 जिसका कॉलम 37 17 45 जिसका C3 है, कॉलम 3 है। इसकी रैंक 3 हो जाएगी क्योंकि आपस में तीनों डिपेंड नहीं करते हैं एक-दूसरे पे किसी भी तरीके से। ना तो रो वाइज़ ना कॉलम वाइज़। चलो और इसलिए ये इनके जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन की मदद से हम पूरा 3D स्पेस को जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक सजेशन आप लोग को देना चाहूँगा। वो है कि आप यूट्यूब पे जाकर 3 ब्लू 1 ब्राउन करके एक चैनल है। 3 एज़ इन न्यूमेरल में 3 एंड BLUE ब्लू 1 न्यूमेरल में एंड ब्राउन BROWN। इस चैनल को आप यूट्यूब पे विज़िट करें और उनकी प्लेलिस्ट है द एसेंस ऑफ लीनियर अलजेब्रा करके। आप उनके पहले वीडियो को देखें, आपको ये कुछ-कुछ एनिमेटेड वीडियोज़ होती हैं, उससे आपको इमेजिन करने में थोड़ी आसानी होगी। तो 9 मिनट का वीडियो है, आप एक बारी जाके आज देख सकते हैं, टाइम है तो आपके पास। और अच्छा आपको पर्सपेक्टिव मिलेगा, डेवलप कर सकते हैं आप सोचने की अपनी स्किल्स को। तो हमने देखा कि रैंक क्या होती है, सबसे हाँ, तो रैंक क्या होती है? रैंक का मतलब है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम्स कहाँ गए? रोज़ या कॉलम्स जो भी। अब आ जाते हैं कि रैंक निकालते कैसे हैं? अब रैंक निकालने का क्या तरीका है, वो देखते हैं हम लोग। तो मैं जिस तरीके को फ़ॉलो करता हूँ, वो है कि एशेलॉन फॉर्म क्रिएट करते जाओ और आगे जाके हम लोग देखेंगे कि रो रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म क्रिएट करना और ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा मदद करता है। मैटलैब भी ऐसे ही प्रोग्राम्स को सॉल्व करता है। चलो शुरू करते हैं। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे हमारे पास ये जो मैट्रिक्स मैंने जो जो भी जंक्शन है ना जहाँ पे 2 लाइन्स मीट कर रही हैं, उनको मान लो कि उन जगह पे कोई-कोई एलिमेंट्स है, सारी जगह पे कुछ ना कुछ एलिमेंट्स लिख रखे हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, हम देखेंगे कि रैंक निकाली कैसे जाती है। तो रैंक निकालने का तरीका मैं जो फ़ॉलो करता हूँ तुम लोग कुछ और करते होंगे, लेकिन मेरे को लगता है कि ये ज़्यादा आसान है। तो हमेशा मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है कि मैं एशेलॉन फॉर्म को यूज़ करके नीचे में जितने ज़्यादा ज़ीरोज़ पॉसिबल है वो बना सकूँ, अपर ट्रायंगुलर बना लूँ या नीचे में ज़ीरोज़ बनाने का मैं क्रिएट करता हूँ ट्राई करता हूँ। जितने ज़्यादा ज़ीरोज़ बनेंगे, मेरा इक्वेशन सॉल्व करना मेरे लिए उतना ही आसान होगा। तो तुम लोग भी ये फ़ॉलो कर सकते हो। पहले तरीका देखते हैं। तो तरीका क्या है कि मैंने जितने भी मैंने 4 लाइन्स खींची हुई हैं, मार्जिन के ऊपर देखना। 4 लाइन्स खींची है वर्टिकल और 3 हॉरिज़ॉन्टल। तो जितने भी जंक्चर हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ एलिमेंट्स प्रेज़ेंट हैं, नंबर्स प्रेज़ेंट हैं। तो मैं क्या करूँगा कि A11 पोज़ीशन पे जहाँ पे मैंने टिक लगा रखा है, मैं A11 पोज़ीशन की मदद से, उस एलिमेंट की मदद से मैं A21 और A31 पोज़ीशन पे ज़ीरोज़ क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। यहाँ 0 क्रिएट हो जाएगा इन दोनों पोज़ीशंस पे, फिर मैं आगे बढ़ूँगा, अगले वाले के इसके डायगोनल के हिसाब से बढ़ूँगा मैं। यहाँ पे बढ़ूँगा, इसके जैसे आप अगले वाले डायग्राम में देख सकते हो। A22 पोज़ीशन की मदद से मैं A32 पोज़ीशन पे 0 क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। thereafter मैं और आगे बढ़ सकता था, 4/4 की होती, 5/5 की होती, कुछ भी होता। आप देखते हैं इसको एग्ज़ाम्पल्स में अप्लाई करके। आप देख सकते हो आपके पास मैट्रिक्स है जिसका कॉलम 1 मैं पढ़ रहा हूँ, 1-1-2, कॉलम 2 है 4-2-6, कॉलम 3 3-3-7, कॉलम 4 2-4-5। अब मैं क्या करूँगा, मैं रो 2 मैं मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं इस 1 की जगह A21 पोज़ीशन और जहाँ पे 1 लिख रखा है और A231 पोज़ीशन जहाँ पे 2 लिख रखा है, यहाँ पे ज़ीरोज़ क्रिएट करूँगा। आप देख सकते हो, एक एलिमिनेशन परफ़ॉर्म करने के बाद ये 1-0-0 हो गया। मैं कुछ ना कुछ ऐसा एलिमिनेशन परफ़ॉर्म करूँगा जिसके थ्रू कि जिसके कारण इन दोनों पोज़ीशंस पे 0 आ जाए। तो ये देख के डेवलप हो जाता है कि एलिमिनेशन में क्या परफ़ॉर्म करना है। जैसे यहाँ पे काफ़ी आसान था। मैं R2 को चेंज कर सकता था R2 माइनस R1 से और R3 को R3 माइनस 2 R1 से। तो ये आप 1-2 एग्ज़ाम्पल्स देखोगे मैं जो करवा रहा हूँ, तो उससे ही आपका ये पर्सपेक्टिव डेवलप हो जाएगा। आगे आते हैं। तो यहाँ पे मैंने ज़ीरोज़ क्रिएट कर लिए। अब मेरा ऑब्जेक्टिव होगा कि ये जो बीच वाला -2 है, मैं इसकी मदद से इसके नीचे 0 क्रिएट करूँ। तो कैसे कर सकते हैं? सीधा R3 माइनस R2 कर दो, डायरेक्टली घटा दो।
और वैसा सब्ट्रैक्ट करने से क्या फायदा मिल रहा है कि इसके नीचे यहाँ पे 0 क्रिएट हो रहा है। अब आप देखो, आप एंड लाइन पे पहुँच गए हो, आप यहाँ पे पहुँच गए हो। लास्ट वाले रो पे पहुँच गए हो। लास्ट वाले रो पे आपका क्या लिख रखा है 1, और इसको हम यहाँ पहुँचने के बाद हम अपना एलिमिनेशन का टास्क को कंप्लीट मानते हैं। अब कुछ भी एलिमिनेशन नहीं करना है। तो आप देख सकते हो फाइनल जो मैट्रिक्स मेरे स्क्रीन पे आ रही होगी, जिसपे 3 रेड सर्कल्स बने हुए हैं, और जिन 3 नंबर्स पे सर्कल्स बने हुए हैं, उन्हें हम कहते हैं पिवट्स। जिन 3 नंबर्स पे सर्कल बने हुए हैं, उन नंबर्स को मैं बोलूँगा पिवट्स। और ये जो पूरा मैट्रिक्स है, इस फॉर्म को मैं बोलता हूँ एशेलॉन फॉर्म। अब एशेलॉन फॉर्म का मतलब क्या होता है? एशेलॉन का एक्चुअली मतलब है स्टेयरकेस, सीढ़ियों के जैसा। आप हमेशा देखोगे जब आप एशेलॉन फॉर्म बनाओगे तो आपको कुछ सीढ़ी-सीढ़ी जैसा बनता हुआ दिखेगा। ज़रूरी नहीं है सिमेट्रिक सीढ़ी हो, मतलब हो सकता है कि 2 लाइन 2 रो चले फिर एक बार नीचे एक कॉलम ट्रैवल करे, कुछ भी ऐसा हो सकता है। बट वो ज़िगज़ैग सीढ़ियों जैसा होगा। ये एशेलॉन का मतलब है, मतलब लिटरल मीनिंग है स्टेयरकेस, लाइक स्टेयर्स, स्टेयरकेस नहीं। हाँ, आगे आ जाओ। तो मैंने बताया कि 3 नंबर्स हैं, जिन तीनों को मैंने सर्कल किया हुआ है, इन्हें मैं बोलूँगा पिवट्स। और जिन कॉलम्स में वो 3 नंबर्स प्रेज़ेंट होते हैं, उनको मैं बोलता हूँ पिवट कॉलम्स। क्या होता है मैं आगे डिस्कस करूँगा। और जो लास्ट वाला कॉलम है, जैसे आप देख सकते हो 2 टू 1 C4 जो था, C4 जिसमें एलिमेंट्स है 2 टू 1, उनको मैं बोलता हूँ फ्री कॉलम। क्यों मैं बोल रहा हूँ फ्री कॉलम्स? क्योंकि उनमें पिवट्स नहीं है, तो उनको मैं बोलूँगा फ्री कॉलम्स। फ्री वेरिएबल्स नहीं बोल सकता हूँ, ये गलत हो सकता है, सॉरी। तो अब रैंक निकालने का आप ऐसा एक सोच समझ सकते हो कि जितने नंबर ऑफ पिवट्स होंगे आपके पास, उतना आपका रैंक होगा। तो जैसे इस मैट्रिक्स में 3 पिवट्स हैं, तो 3 पिवट्स हैं तो आपके पास रैंक आपकी 3 हो जाएगी। तो अब मैंने आपको लास्ट टाइम रैंक के बारे में क्या बताया था? मैंने बताया था कि रैंक का मतलब है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज़ और कॉलम्स कितने हैं। तो अब आप बोलोगे कि भाई तुम बोल रहे हो कि पिवट्स को तुम बोल रहे हो अब जितने पिवट्स है उतने रैंक है। तो नहीं, मैं इन दोनों बातों को कनेक्ट भी करना चाहूँगा। तो जो हमारे पिवट्स होते हैं, वो हमारे इंडिपेंडेंट्स होते हैं। वो वो कॉलम जिनमें हमारा पिवट्स प्रेज़ेंट होता है, वो हमारा इंडिपेंडेंट कॉलम होता है। इंडिपेंडेंट कॉलम का मतलब क्या था? जो कि किसी पर डिपेंड नहीं करता है, जिसकी मदद से हम बाकी काफ़ी सारे और वेक्टर्स को इंडिपेंडेंट का मतलब है कि ऐसे समझ लो, जिनकी मदद से हम पूरे स्पेस को जनरेट करने की कैपेसिटी रखते हैं, जिन कॉलम्स की मदद से, जिन वेक्टर्स की मदद से। तो जैसे यहाँ पे 100, 420 और 301, ये 3 वेक्टर को अगर आप 3D में पिन पॉइंट कर देते इन तीनों वेक्टर्स को और उसका कोई कॉम्बिनेशन लेते, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता था, तो आपको 221 उस स्पेस में मिल जाता। अब एक चीज़ समझने लायक और है कि यहाँ पे 4 कॉलम्स हैं, तो ये 4 डायमेंशनल स्पेस की बात हो रही है। जो कि काफ़ी मुश्किल है इमेजिन करना, मैं भी नहीं कर पाता, बट आप एक ऐसा समझ सकते हो कि 4 डायमेंशनल स्पेस का मतलब क्या है, कि 4 डायमेंशन में कोई जैसे हम कैसे देखते हैं, 3D में हम देखते हैं कि अ, मैं इसे कैसे समझाऊँ? आप हाँ, आप ऐसे देखो कि अगर हमारे पास 3 डायमेंशन में कोई अ, मैट्रिक्स होता है जिसके 3 कॉलम्स होते हैं और उसमें कोई 2 कॉलम ही इंडिपेंडेंट होते, तीसरा वाला जो था वो डिपेंडेंट होता। तो उस केस में क्या हो रहा था, वो प्लेन में लाई कर रहा था, वो पूरा स्पेस नहीं जनरेट कर पा रहा था, वो एक प्लेन को जनरेट कर पा रहा था सिर्फ। तो ठीक उसी टाइप से आप सोच सकते हो कि 3D की जगह 4D आ गया और 3D की हाँ, 3D की जगह 4D आ गया और 2D की जगह 3D आ गया। ये काफ़ी मुश्किल लग रहा होगा इमेजिन करना, मैं समझ सकता हूँ। बट रुक जाओ, मैं आपको कनेक्ट करके वापस दिखा सकता हूँ। जैसे यहाँ देखो, ये जो आप बड़ी वाली स्क्वायर ब्लॉक देख रहे हो जिसमें मैंने पूरे को रेड से शेड आउट कर रखा हुआ है, तो इसमें कॉलम 1 और कॉलम 2 जो थे वो दोनों इंडिपेंडेंट थे, ठीक है? अब कॉलम 3 जो था वो C1 प्लस C2 था। तो C1 प्लस C2 था तो वो आप ऐसा समझ सकते हो कि आपकी लैपटॉप की स्क्रीन जो थी, उसमें कोई एक वेक्टर था कॉलम 1, कोई एक वेक्टर था कॉलम 2। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता वो कुछ भी कॉम्बिनेशन होता, माइनस C1 प्लस C2 होता या कुछ भी होता, तो वो फिर से आपकी लैपटॉप की स्क्रीन पर ही लाई करता। कॉलम 3 जो है वो तुम्हारी लैपटॉप की स्क्रीन पे ही लाई करेगा अगर वो डिपेंड कर रहा है C1 और C2 पे। कुछ भी हो, 7 C1 प्लस 5 C2 हो, कुछ भी हो,
वो तुम्हारी स्क्रीन पे लाई करेगा। तो अब तुम देखो, अगर तुम्हारे पास 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते, तो तुम पूरी स्पेस को जनरेट कर सकते थे, क्योंकि तीसरा वेक्टर जो था वो इस प्लेन को छोड़ के किसी और प्लेन में जाता और फिर तुम पूरी स्पेस को जनरेट कर सकते थे। लेकिन अभी तुम सिर्फ एक प्लेन पे आके फंस गए हो, तुम एक प्लेन से ज्यादा जनरेट नहीं कर सकते। तो रैंक का मतलब है कि जितने कॉलम्स हैं सारे इंडिपेंडेंट हैं, तो तुम पूरे स्पेस को जनरेट कर सकते हो। बट अगर तुम्हारे रैंक में कुछ भी डिपेंडेंट कॉलम्स आ गए या डिपेंडेंट रोज आ गए, तो तुम पूरे स्पेस को जनरेट करने की कैपेसिटी खो देते हो। तुम एक प्लेन को जनरेट कर सकते हो, तुम एक लाइन को जनरेट कर सकते हो, और यहाँ तक कि सिर्फ तुम एक पॉइंट पे ही आके रुक सकते हो, वो जीरो वेक्टर हो सकता है। सिर्फ एक पॉइंट को जनरेट कर सकते हो। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि रैंक का मतलब समझो, इमेजिन करना सीखो कि रैंक क्या कहना चाह रहा है तुम्हें। विजुअलाइज करो, क्योंकि देखो, क्लासेस हम सबने करी हैं, एंड हमें क्या बताया जा रहा है? हमें बताया जा रहा है कि ये प्रोसीजर्स फॉलो करते जाओ और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बट वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ प्रोसीजर्स फॉलो करना ही हमारा एम है, तो हम मैटलैब के सॉफ्टवेयर से एक पैसे के एक ज़रा डिफरेंट नहीं है। हम मैटलैब हैं और हमें कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहा है और हम फॉलो किए जा रहे हैं। हम सोच सकते हैं, हम मैटलैब जैसा सॉफ्टवेयर क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमें सोचना होगा कि क्यों हो रहा है ऐसा, कैसे हो रहा है, क्या बताना चाह रहा है। क्योंकि आगे तुम देखोगे जैसे प्रोग्रामिंग में भी अरेज आएँगे, और अरेज तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्रोग्रामिंग में, और जैसे तुम डेटा साइंस में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, मतलब लीनियर अलजेब्रा का बहुत यूज़ है। चूँकि जब गूगल के पास बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, जो जैसे तुम सर्च करते हो गोरिल्ला, तो गोरिल्ला के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हुए आए होंगे, तो गूगल को गूगल उससे एक बॉक्स में स्टोर करता है, जैसे एक मैट्रिक्स में स्टोर करता है बहुत सारे रिजल्ट्स को। पहला लिंक, दूसरा लिंक, चौथा, पांचवा, 10,000वां लिंक। अब गूगल को कुछ प्रेफरेंस देके मान लो कि पहला लिंक को पहले जनरेट करना है या कुछ भी, मतलब वो मैट्रिक्स के फॉर्म में स्टोर करता है, एंड उसको अ, जब प्रोजेक्ट करता है तो मैट्रिक्स के टर्म्स में प्रोजेक्ट करता है, मतलब कंप्यूटर सिर्फ मैट्रिसेस के फॉर्म में ही देख पाता है उसको। तो हमें इमेजिन कर पाना इन चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मतलब है कुछ सीखने का। खैर, मैं थोड़ा मतलब भटक गया था, डाइग्रेस कर गया था। बट आगे आते हैं, हम लोग देखते हैं कि हाँ, तो इसमें 3 पिवट्स थे, और जितने पिवट्स होते हैं हमारे मैट्रिक्स की रैंक उतनी ही होती है। तो अब मैं बता रहा था कि यहाँ पे 4 कॉलम्स हैं, तो ये 4 डायमेंशनल स्पेस होगा। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि 4 डायमेंशनल स्पेस को कैसे इमेजिन किया जाए? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे आँखों के सामने हमारा जो पूरा यूनिवर्स है, ये 3 डायमेंशन में ही सिमटा हुआ है। क्यों है ऐसा? क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट के अलावा तुम तीसरा चौथा क्या इमेजिन करोगे? हाँ, क्वांटम फिजिक्स वाले टाइम को भी एक पैरामीटर मान लेते हैं, एक एक्सिस मान लेते हैं, बट उतने तो हम लोग हैं नहीं भाई, क्वांट्स की समझ जाएँ। सो 4 डायमेंशन को इमेजिन कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो हमेशा उसको रिड्यूस करके ले आओ 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशन पे। तो 4 की जगह 3 डायमेंशन में समझने की कोशिश करो, तो शायद आसान हो। मैं वैसे ही करता हूँ। आगे आते हैं। तो ये C1, C2 और C3 जो थे, ये इंडिपेंडेंट थे, और चौथा वाला कुछ कॉम्बिनेशन है C1, C2, C3 का। C4 हो सकता है 2 टाइम्स ऑफ C1 माइनस C2 प्लस 5 टाइम्स ऑफ C3 हो सकता है, मतलब मुझे पता नहीं, मैंने कैलकुलेट नहीं करा है। कुछ भी हो सकता है। तो चूंकि ये कॉम्बिनेशन है, C4, C1, C2, C3 पे डिपेंड कर रहा है किसी ना किसी फॉर्म में, या सिर्फ C1 पे ही डिपेंड करता है या सिर्फ C2 पे डिपेंड करता, तो किसी एक पे भी डिपेंड कर गया, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं रहा, ये डिपेंडेंट हो गया, और अब इसका रैंक में कोई रोल नहीं है, ये रैंक देने के लायक नहीं रहा। जिन कॉलम्स में तुम्हारे पिवट्स हैं, वो कॉलम्स तुम्हारे इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं। वो कॉलम्स तुमको कुछ ना कुछ अलग जनरेट करके देंगे। वो हो सकता है एक स्पेस हो, वो हो सकता है एक प्लेन हो, 3 डायमेंशनल स्पेस, 4 डायमेंशनल स्पेस, कुछ भी होगा। लेकिन उनके पास पूरे स्पेस को कवर करने की शक्ति होती है। लेकिन जो तुम्हारा जिन रोज में तुम्हारे पिवट्स नहीं आते हैं, वो डिपेंडेंट होता है, वो किसी ना किसी फॉर्म में रिलेटेड होता है पिछले वाले जिनमें तुम्हारे पिवट्स हैं। नहीं इमेजिन कर पा रहे हो? एक्चुअली
मेरे से भी थोड़ी सी गलती हुई है, रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स थे मेरे पास, तो मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके आज की क्लास रोक देता हूँ यहाँ पे। वैसे भी हम लोग टाइम से ज्यादा आगे चले गए। चलो, सो हाँ, तो हमने क्या, अभी सब कुछ भूल जाओ, मैं सिर्फ रैंक निकालना सिखा देता हूँ, सब कुछ भूल जाओ, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं वापस से शुरू करता हूँ। रैंक निकालते हम लोग कैसे थे? हम लोग पहले वाले एलिमेंट की मदद से यहाँ पे उनके नीचे जीरोस क्रिएट करेंगे, फिर अगले वाले में उसके डायगोनली बढ़ेंगे, और इस सेकंड वाले एलिमेंट की मदद से हम लोग उसके नीचे वाले एलिमेंट्स को जीरोस बनाएंगे। देन आफ्टर फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अगर कुछ एलिमेंट है तो ठीक है, वरना यहाँ पे कुछ ना कुछ एलिमेंट आ जाएगा तुम्हारे पास, और फिर जीरो बनाने का तो ऑप्शन है नहीं, क्योंकि उसके नीचे कोई रोज नहीं है। तो अब मैं इसको क्वेश्चंस में ट्राई करके दिखाता हूँ। मैंने क्या करा, इस वन की मदद से, पहले वाले वन की मदद से मैंने दूसरे वाले वन को जीरो बनाया, और दूसरे वाले लास्ट वाले टू को जीरो बनाया। फिर आगे बढ़ा मैं A22 पोजीशन पे जो -2 है, उसकी मदद से मैंने A32 पोजीशन वाले -2 को जीरो बनाया। एलिमिनेशन परफॉर्म करता गया। तो ऐसा करने से हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास एक मैट्रिक्स क्रिएट हुई, जिसमें कि आगे अब हम प्रोसीड नहीं कर सकते, क्योंकि इसके नीचे कोई, ये जो वन को मैंने सर्कल किया हुआ है रेड पेन से, उसके नीचे कोई जीरोस नहीं है, तो अब मैं जीरो नहीं बना सकता, तो मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा, मेरा कमांड खत्म हो गया, अब मैं प्रोसीड नहीं कर सकता। अब इसका मतलब क्या, हाँ, तो देखो, ऐसा करने से क्या हुआ, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्रिएट हो गई। दिख रहा है सबको? अब क्या हो रहा है, अपर, हाँ, तो अभी हमारे पास रैंक बताना था। तो अब रैंक बताने का एक तरीका है कि जहां जहां पिवट्स है ना, जिन कॉलम्स में, वो कॉलम्स इंडिपेंडेंट हैं। तो कौन कौन से कॉलम इंडिपेंडेंट है यहाँ पे? जिन जिन कॉलम में पिवट्स हैं, वो कॉलम इंडिपेंडेंट हैं। तो कौन कौन से कॉलम इंडिपेंडेंट हैं? C1, C2 और C3। C2, C3। वेरी गुड। तो C1, C2 और C3 इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं, तुम लोगों ने बोला है ना। C1, C2, C3 इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं। और मैंने क्या बताया था, रैंक क्या होता है? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम्स या रोज। ठीक है, तो रैंक क्या होती है? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज या कॉलम्स। तो कॉलम्स इंडिपेंडेंट कौन कौन से थे? C1, C2, C3। तो सिर्फ यही तीन कॉलम्स हैं जो रैंक में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। वो है रैंक ऑफ A इज इक्वल्स टू 3, इसलिए हो गया। तो ये चौथा वाला वेक्टर क्या है फिर? मतलब ये 2 to 1 क्या है? C4 क्या बता रहा है? तो C4 ये बता रहा है कि ये पिछले किसी वेक्टर का कॉम्बिनेशन है। पिछले हो सकता है C1 प्लस 5 C2 प्लस 99 C3 कुछ भी हो, या C4 is equal to 2C2 plus 3C3, C1 पे डिपेंड नहीं कर रहा। ये डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट कॉलम कभी भी रैंक में कंट्रीब्यूशन नहीं देता है। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ हाँ, अभिषेक सुन ना, मेरे को एक चीज पूछना था। हाँ बोलो। इसमें रो ऑपरेशन करना है या कॉलम ऑपरेशन करना है, या दोनों कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हो, पूरी कुछ भी का छूट है। कॉम्बिनेशन चला सकते हैं ना? हाँ, कुछ भी चला सकते और हो, किसी बिल्कुल। भी तरह लोअर ट्रायंगल को डायगोनल के नीचे जीरोस लाना है ना, बस? नहीं, ये चीज को मैं करेक्ट करूंगा, वो आगे वाले एग्जांपल्स, वो आने वाले आधे घंटे में पता चल जाएगा तुम लोगों को। पिवट्स ओके। इसमें एक्चुअली होता है, पिवट्स के नीचे जीरोस क्रिएट करने होते हैं तुम्हें। तो तो अब पिवट सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसे रेगुलर मैट्रिक्स में पिवट आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सबसे पहला एलिमेंट जो है ना, वो तुम्हारा पिवट मान लो। हाँ। जो ओके। A11 पोजीशन का एलिमेंट होता है उसको पिवट मानो, उसके नीचे हाँ। जीरोस क्रिएट करो। अब A22 ओके। पोजीशन पे, हाँ, अब देखो, जैसे मैं तुम्हें अगला वाला एग्जांपल दिखाता हूँ, उसमें से कुछ क्लियर हो जाए। हाँ, ये है ना, हाँ, इसमें क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला हम्म। मैट्रिक्स देखो, A131, C1 है 131, C2 393, C4 412 4 एंड C4 131 है। मैं हाँ हाँ। कुछ और बोल गया था शायद। सो अब देखो, मैंने क्या बोला था, A11 पोजीशन को पिवट मान लो और उसके नीचे जीरोस क्रिएट करो। ये फंडामेंटल है, मतलब ये इनिशियलाइजेशन है तुम्हारा। इनिशियलाइज यहीं से करोगे तुम प्रोग्राम को अपना। हम्म। अब इसके नीचे जीरोस कैसे क्रिएट करोगे? तो कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दो। जैसे यहाँ दिख रहा है R2 - 3 R1 करने से यहाँ पे 3 की जगह 0 आ जाएगा, और R3 को चेंज करते R3 - R1, तो इस A31 पोजीशन पे भी 0 आ जाएगा। ठीक है। अब हम्म। अब देखो, अब मुझे आगे कैसे बढ़ना चाहिए था? मुझे आगे बढ़ना चाहिए था, मुझे 9 को लेना चाहिए था पिवट। अगर पिछले एग्जांपल में, भाई म्यूट कर लो जो भी हो अपने आप को। अब भाई नॉइज आ रहा है बैकग्राउंड में। हाँ, थैंक यू। सो
देखो अब मुझे 1 के बाद अगला डायगोनल वाला एलिमेंट लेना चाहिए था, इसका 9 लेना चाहिए था। इसके नीचे इसको 9 को मैं पिवट मानता और 9 की मदद से मैं यहाँ पे 3 को 0 करता। ये करना चाहिए था मुझे। लेकिन पिछला वाला मैंने जब 2 ऑपरेशन एलिमिनेशन के स्टेप्स लगाए, तो यहाँ पे 0 क्रिएट हो गया। तो जब 0 क्रिएट हो जाता है, तो हम हॉरिज़ॉन्टली आगे बढ़ते हैं। हॉरिज़ॉन्टली हम आगे बढ़े, अब हमारा ये यहाँ पे 0 की जगह दूसरी वाले मैट्रिक्स में देखना मतलब जिसमें 1 0 0 3 0 0 4 0 0 और 3 -x 2 लिख रखा है। अब इस C3 में अगर तुम्हारे A23 पोज़ीशन पे 0 की जगह कुछ भी और एलिमेंट होता, 9 होता मान लो। 9 होता तो तुम 9 को पिवट मानते और उसके नीचे 0 बनाते। लेकिन 9 के नीचे 0 था, तो अब तुम्हारा फिर आगे बढ़ते और फिर तुम यहाँ पे -2 था, तो ये तुम्हारा फिर पिवट बनता। लेकिन अच्छा सुन, अब तो अगर अगर वो पिवट पॉइंट सेकंड जैसे तुम बोले C3 में जैसे 0 है बीच वाला, उसकी जगह अगर 9 होता हुँ, लेकिन पहले से ही उसके नीचे 0 है, तो हम लोग हुँ। आगे बढ़ जाएंगे, हाँ, उसको तो यहाँ पिवट पे तो पॉइंट कंसिडर नहीं हाँ, करेंगे। नहीं उसको पिवट पॉइंट कंसिडर करेंगे लेकिन आगे बढ़ जाएँगे। ओके। कंसिडर करके ओके। आगे बढ़ेंगे। तो अब हाँ ये हाँ हाँ 0 के ठीक है। बाद अब हम इसके अगले डायगोनल पे जाते हैं, तो -2 आता। तो -2 हाँ के नीचे तो कोई रो था नहीं, जिसको कि हम 0 हाँ बना सकते थे। तो -2 हाँ। फिर हमारा लास्ट पिवट बन के रह जाता। ओके। इसके आगे एक और कॉलम होता, मान लो 7, 8, 9 होता है यहाँ पे लिख रखा हुआ। हाँ 2 हाँ। के बाद 9 होता। तो 9 को हम हम्म। पिवट नहीं लेते क्योंकि वो उसके डायगोनल नहीं है। क्लियर हो रहा है? हाँ 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 हाँ। हाँ, ओके। तो सो आगे तो हम प्रोसीड हॉरिजॉन्टल, एक हुँ, सेकंड, हॉरिजॉन्टल में -6 को क्यों नहीं लिया पिवट? हॉरिज़ॉन्टल में नहीं वो तो मैं कुछ और एग्ज़ाम्पल समझा रहा था। अब मैं इस एग्ज़ाम्पल पे आता हूँ। वो मैं 9 और कुछ-कुछ ले लिया था मैंने एलिमेंट्स चेंज कर दिए थे। अच्छा अच्छा तो ठीक है। देखो अभी यहाँ पे 100 हमने क्रिएट किया था एंड ऐसा करने से ये दोनों R3 R2 और R3 को ऑपरेशंस लगाने से हमारा पूरा नया मैट्रिक्स ये आया। तो मतलब एक्चुअली रुको मेरे को सेलेक्ट टूल यूज़ करने दो। हाँ, रुको। तो देखो मेरा ये 0 को आने वाले टाइम के हिसाब से मुझे इसको पिवट मानना चाहिए था। मतलब जैसा इंट्यूशन तुम्हारा कह रहा होगा। इसको 0 मानना चाहिए था, लेकिन इसको पिवट मानना चाहिए था, लेकिन हम इसे पिवट नहीं मान रहे हैं। क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि पिवट कभी 0 नहीं होगा। ये फंडामेंटल है कि पिवट 0 पॉसिबल ही नहीं है। तो पिवट 0 पॉसिबल नहीं है, तो अब हम अरे! मेरा माउस कहाँ गया? हाँ, ये रहा। रुक जा हाँ, तो अभी अरे! मेरे को हाँ, जैसे अब ये 0 के बाद हम अगले वाले 0 पे जाएँगे, हॉरिज़ॉन्टली मूव करेंगे। जैसे पिवट नहीं मिला, तो यहाँ पे 0 आ गया था, तो ये डायगोनल हमको नहीं डाइग्रेस करना है। हमको हॉरिज़ॉन्टली मूव करना है, हमको देखना है कि अगला कोई A23 पोज़ीशन पे जो एलिमेंट है, वहाँ पे कोई 0 के अलावा कोई और नंबर है क्या? तो नहीं है यहाँ पे वापस से 0 है। तो फिर हम आगे जाएँगे। हम वापस आगे जाएँगे, अब देखेंगे हमें -6 मिल रहा है। -6 मिला हमें, -6 मिलने का क्या मतलब है कि ये इसे हम पिवट कंसिडर करेंगे, जहाँ मैंने टिक मार रखा हुआ है, सर्कल करके टिक मार रखा है। तो ये -6 हमारा पिवट है। अब इस -6 की मदद से हम नीचे 0 क्रिएट करने की कोशिश वापस करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं तो अब इसे हम यहाँ नीचे 0 कैसे क्रिएट कर सकते हैं? नीचे 0 क्रिएट करने का अ जो एलिमिनेशन हमें लगाना पड़ेगा वो होगा 3 R R3 इज़ 3 R3 माइनस R2। तो ऐसा करने से क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ नीचे 0 हमने क्रिएट कर लिया। अब आप देखोगे कि ये एक वापस से ये एशेलॉन फॉर्म है। अब ये एशेलॉन फॉर्म अब इसके आगे हम चूँकि जा नहीं सकते हैं, तो ये जो लास्ट फॉर्म होगा वो हमेशा एशेलॉन एशेलॉन फॉर्म होगा। एशेलॉन फॉर्म का मतलब क्या होता है? स्टेयरकेस जैसा कुछ बनना। अब देखो यहाँ 1 से लेके 4 तक आओगे, एक लाइन खींचो, फिर एक लाइन खींचो वर्टिकली नीचे आओ एंड देयर आफ्टर एक वापस से लाइन खींचो। तो आपको फिर दिखेगा कि कुछ सीढ़ी जैसा बना, आप ऊपर से नीचे उतर रहे हो। दिख रहा है कुछ ऐसा? मुझे मार्क करना चाहिए था। खैर कोई कोई नहीं छोड़ो। हाँ हाँ। हाँ, सो देखो, अब आप इमेजिन करो कि आप एक्चुअली क्वेश्चन करो खुद को कि यहाँ पे ज़ीरोज़ बन क्यों रहे हैं? क्या हो रहा है ऐसा सीन के पीछे जो ज़ीरोज़ क्रिएट हो रहे हैं? और ये ज़ीरो सामने आके हमें क्या बताना चाह रहे हैं?
ये जीरो बनते इसलिए हैं क्योंकि ये हमेशा किसी ना किसी फॉर्म में डिपेंडेंट होते हैं किसी भी और प्रीवियस कॉलम पे या रो पे डिपेंड करते हैं ये। अब चूंकि ये डिपेंड करते हैं तो बाद में ये स्पेस जनरेट नहीं कर पाते हैं। तो जब ये स्पेस जनरेट नहीं कर पाते हैं तो ये जीरो वेक्टर पे आके रुक जाते हैं। ये 0 0 0 0 अगर 4D स्पेस भी होगा तब भी वो ऑरिजिन पॉइंट ही होगा जीरो वेक्टर वाला। ओके सो मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। वो जो मतलब सर जिस पीपीटी से पढ़ा रहे हैं ना, वो प्लीज ओपन कर दोगे? वो अभी एक्चुअली मैं वो लेता लेकिन इसको मैं खत्म कर लूं फिर लेता क्योंकि हाँ मुझे हाँ ये ठीक है। काटना। ओके सो एक्चुअली मैंने तुम्हें एक पॉइंट पहले भी बताया था कि रैंक निकालना हमेशा उतना मुश्किल नहीं है जितना हम परसीव करते हैं उसको। तो अगर तुम ऑन द वेरी फर्स्ट स्पॉट अगर तुम पहले वाले मैट्रिक्स को देखते जो मैं कॉलम्स पढ़ रहा हूँ 131 393 424 एंड 131 तो इसमें आप तुम देख सकते हो R1 और R3 जो है वो दोनों सेम है। दिख रहा है किसी को? R1 1341 एंड अगेन R3 1341 है। रो 3 R1 का मतलब है रो 1 एंड R3 का मतलब है रो 3। ये दोनों सेम है, एलिमेंट्स सारे सेम है। देखो 1341 एंड 1341। तो इसका मतलब है कि दो रो या दो कॉलम सेम हो गए। दो कॉलम सेम हो गए तो एक इसमें से एक को हटा दो चूंकि दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, दोनों वेक्टर्स एक दूसरे पे रखे हुए हैं, ऐसा समझ सकते हो। तो एक वेक्टर तो काम से चला गया। तो अब बाकी दो वेक्टर में कुछ रिलेशन है क्या? जैसे मैं कहता कि इस क्वेश्चन को मैं वापस से कल ले लूंगा, सॉरी इसमें कुछ इशू है, या तो मैंने एलिमिनेशन में कुछ गलती कर दी है या फिर क्वेश्चन मैंने 4 की जगह 9 या कुछ ऐसा होता तो कुछ क्वेश्चन ही गलती है। गलत है, क्वेश्चन गलत है। हाँ तो रैंक 1 आना चाहिए इसके हिसाब से इसका, चूंकि तीनों रोज ऑपरेशंस के हिसाब से। हाँ हाँ चूंकि ये तीनों रोज एक्चुअली ये R1 है, फिर ये 3R1 है एंड देन ये अगेन R1 है। तो इफेक्टिवली सिर्फ एक वेक्टर है जो हमारे एक लाइन पे है और वो R1 ही है। तो वो सिर्फ एक वेक्टर है, तो एक ही इंडिपेंडेंट वेक्टर है या जो कह लो। तो इसके कारण रैंक जो है वो 1 आना चाहिए अगर ये क्वेश्चन देखा जाए तो। आगे एक क्लास देख लेते हैं हम लोग एंड देन आज की क्लास को खत्म करेंगे। हाँ तो हमें जो सबसे हमारी पहली क्लास हुई थी तो उसमें हमें रैंक निकालना सिखाया गया था। और रैंक कैसे निकालते थे हम, उसमें नॉर्मल फॉर्म यूज करके रैंक निकालते थे। तो मैं कहता हूँ कि भाई एशेलॉन फॉर्म तक तो हमें आता है। किसी भी मैट्रिक्स में अगर हमें रैंक निकालनी है तो वो एशेलॉन फॉर्म तक तो जाना ही पड़ेगा। और मेरी प्रोसीजर को नहीं फॉलो करोगे, तुम कुछ और ऑपरेशंस लगाओगे, फिर भी तुम एशेलॉन फॉर्म पे ही पहुंचते हो। तब वहां से हमें रास्ता देखना है नॉर्मल फॉर्म तक का। तो नॉर्मल फॉर्म क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए होता है कि देखो, अगर यहाँ पे जो भी ये मैट्रिक्स है इसका रैंक मान लो कि 2 मुझे पता है, इसका रैंक 2 है। तो रैंक 2 है तो इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा। तुम यहाँ देख सकते हो 1 0 0 1, ये सेकंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। नाउ हमें क्या करना है, ये इन बाकी पोजीशंस पे जो है ना, यहाँ पे जेरोस क्रिएट करने हैं सारे। तो जहां जेरोस क्रिएट कर, अब जैसे ये देखो, सबसे पहले हम क्या करते थे, हम एशेलॉन फॉर्म की मदद से पहले एलिमेंट की मदद से बाकी दोनों एलिमेंट्स की जगह जेरोस क्रिएट करते थे। फिर ऐसे जेरोस क्रिएट किया यहाँ पे सेकंड में देखो A22 की मदद से A32 पे जेरो क्रिएट किया। अब मैं क्या करूंगा, अगर नॉर्मल फॉर्म पे जाना है तो हम कॉलम ऑपरेशंस लगाते हैं। कॉलम ऑपरेशंस लगाने से क्या फायदा मिलता है कि C2 के मतलब A12 पोजीशन, A13 पोजीशन एंड A14 पोजीशन पे जेरोस क्रिएट हो जाते हैं। तो वही हमें चाहिए भी कि यहाँ जेरोस क्रिएट हो जाए बाकी सारे पोजीशंस पे। तो देखो कि किया कैसे जा रहा है। सबसे पहले आ, आ, हमारा क्वेश्चन में ये, मैं इसे सही मानते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। हम जैसे ओरिजिनल क्वेश्चन में हमारे पास ये मैट्रिक्स था, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है, मैंने 6 की जगह कुछ होगा गलत मैंने लिख दिया है। एंड देन मैं यहाँ एशेलॉन फॉर्म को आगे बढ़ा रहा हूँ। ये मैट्रिक्स मैंने एज इट इज यहाँ उतार लिया। ये देखो मैं कंट्रोल प्लस 9, हाँ अब शायद दिख रहा होगा कि ये मैट्रिक्स जो है, अब देखो ये मैट्रिक्स एज इट इज मैंने यहाँ लिख दी है, यहाँ पे लिखी हुई है सेम मैट्रिक्स। अब वहां से हमें रास्ता तय करना है नॉर्मल फॉर्म तक का। तो एशेलॉन फॉर्म में हमने क्या किया, नीचे जेरोस क्रिएट करते गए, नीचे जेरोस क्रिएट कर लिया और हर एलिमेंट के नीचे जहां जहां पिवट्स जहां पॉसिबल था जेरोस क्रिएट किया। अब नॉर्मल फॉर्म में हमें
साइडवेज जीरोस क्रिएट करने होते हैं मैक्सिमम केसेस में। तो नॉर्मल फॉर्म में ओके, सो अब नॉर्मल फॉर्म में हमें जानना है, तो नॉर्मल फॉर्म में क्या करना है, मुझे इस पोजीशन मुझे इस 3 को 0 बनाना है, देन अगेन मुझे इस 4 को 0 बनाना है, मुझे इस 3 को फिर से 0 बनाना है। तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ ना C2 माइनस 3C1, ये एलिमिनेशन का प्रोसीजर लगाऊंगा तो यहाँ 0 बन जाएगा। फिर यहाँ C3 माइनस 4C1 लिखूंगा तो फिर आगे उस पोजीशन पे 0 मिल जाएगा, एंड C4 माइनस 3C1 लिखूंगा तो A14 पोजीशन पे 0 मिल जाएगा। तो मैंने इन एलिमिनेशन को लगाया एंड देन ये मैट्रिक्स हमें मिलती है। मैं कॉलम वाइज पढ़ रहा हूँ, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 एंड C4 में 0 माइनस 6 0। अब देखो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करना है, तो हम क्या करते हैं ना, अब जहां भी एलिमेंट्स बच गए बीच में तो उसको शिफ्ट करते हैं सेकेंड रोज में, मतलब इसको इस पूरे वाले कॉलम को मैं इंटरचेंज कर देता हूँ C2 से यहाँ पे ले आता हूँ। ऐसा करने का फायदा क्यों है? क्योंकि जब तुम आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखते हो तो तुम्हारा 0 1 1 जो भी होता है, जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा पहले दूसरे या तीसरे रोज में ही प्रेजेंट होते हैं। थर्ड ऑर्डर का होता तो इस पोजीशन पे भी एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, तो इस पोजीशन पे भी यहाँ पे 1 होता। अगर थर्ड ऑर्डर इसका रैंक 3 होता तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता वो भी 3 होता, तो यहाँ भी 1 आता। खैर मैटर नहीं करता, अभी आगे आओ। सो यहाँ पे हमारा यहाँ पे अभी ये C4 को मैंने इंटरचेंज कर दिया C2 के साथ। इंटरचेंज करने के बाद ये रो यहाँ आया एंड फिर मैंने C2 में 6 से -6 कॉमन ले लिया या डिवाइड कर दिया जो भी, और उसके बाद मैंने जैसे ही -6 से डिवाइड किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ पे 1 क्रिएट होगा सबसे पहले। तो ये देखो यहाँ 1 क्रिएट हुआ एंड देन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला पार्ट आपका क्रिएट हो गया। ये सेकंड ऑर्डर का I2 क्रिएट हुआ, यानी कि इसका रैंक 2 है। तो वो हमें पहले ही पता था, मतलब उसमें तो शक था ही नहीं, क्योंकि एशेलॉन फॉर्म से आपका कंफर्म हो जाता है कि आपका आपका मैट्रिक्स दिखना कैसा वाला है। एंड देयर आफ्टर 0 0, तो I2 अब ये 1 0 0 1 की जगह हम सीधा I2 लिखते हैं और उसके नीचे जो भी 0 है उसको जैसे जैसे इन दोनों जीरोस की जगह मैंने एक कंबाइंड 0 लिख दिया यहाँ पे। अब और बाकी इन सब इन सब जीरोस की जगह मैंने एक कंबाइंड 0 लिखा, और ये इन दोनों और ये जो 4 जीरोस ऊपर में आपको दिख रहे हैं राइट हैंड साइड से, उसको मैंने एज इट इज उतार दिया। तो ये I2 आया, इसका मतलब है मैट्रिक्स का रैंक 2 है। फिर से एक क्वेश्चन लेता हूं, जैसे यहाँ पे 4x4 मैट्रिक्स है, बैटरी भी कम है, 4x4 की मैट्रिक्स हमारे पास अवेलेबल है। अब यहाँ पे वापस हम एशेलॉन फॉर्म यूज करके नीचे A11 की मदद से A21, A31, A41 पे 0 क्रिएट करेंगे, और फिर आगे बढ़ते जाएंगे। A21 की मदद से A32 और A42 पे 0 क्रिएट करेंगे एंड thereafter आगे प्रोसीड करेंगे। तो अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना कि हमेशा कोशिश करो कि ये 1 जो है ना, अब A11 पोजीशन पे तुम्हारा 1 होगा, तो नहीं है तो कोई इशू नहीं है वैसा एज सच, बट प्रेफरेबल रहता है कि तुम 1 यूज करो। मान के चलो कि नहीं होता तो तुम यहाँ पे 6 से डिवाइड कर देते, तो 6 से डिवाइड करते तो फ्रैक्शन तुमको देखना पड़ता, तो वो कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव से वो थोड़ा टफ हो जाता है सॉल्व करना, मतलब वैसे प्रॉब्लम्स को। तो इसलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि पहले पोजीशन पे 1 क्रिएट कर ले। क्योंकि हमें पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर हमें बनानी है नॉर्मल फॉर्म के यूज करके, वहां पे I आएगा, तो I का पहला एलिमेंट 1 होगा। और मान के चलो कि यार तुम्हें बिल्कुल ही मन नहीं है, मैं नहीं करूंगा, कोई इशू नहीं है, बाद में तुम वापस कुछ ना कुछ फैक्टर कॉमन आ जाएगा, कुछ भी ऐसा आ जाएगा जिसकी मदद से वहां पे 1 क्रिएट हो जाता है। इस पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ। चलो आगे आओ। अब एक C12 को मैंने इंटरचेंज सेकंड, किया। हाँ, एचेलॉन फॉर्म में थोड़ी ना अपन कॉलम ऑपरेशंस यूज करते हैं। हम कुछ भी हाँ, नहीं, एशेलॉन फॉर्म हमेशा तुम रो की मदद से कर सकते रो हो। ऑपरेशन सिर्फ नॉर्मल फॉर्म में कॉलम ऑपरेशंस और रो हाँ, ऑपरेशंस दोनों यूज होंगे। नहीं, नॉर्मल फॉर्म में एशेलॉन फॉर्म तुमने बना लिया था, तुम्हें सिर्फ अब कॉलम ऑपरेशन ही करने हैं, क्योंकि सिर्फ तुम्हें जीरोस क्रिएट करने होंगे राइट हैंड साइड में जहां भी एलिमेंट्स हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर करके।
बाकी ये कोई रूल नहीं है, मतलब ये कहीं भी नहीं लिखा है कि तुम सिर्फ रो यूज कर सकते हो, कॉलम यूज कर सकते हो। यू आर फ्री टू यूज एनीथिंग, मतलब जो तुम्हारा जैसे मन करे, बस कैलकुलेशन सही हो, मेरे जैसी नहीं कि कुछ भी लिख दिया। सो आगे आओ। सो मैंने C2 को C1 से इंटरचेंज करा एंड देन मैंने एशेलॉन फॉर्म बनाने की कोशिश की। तो मैंने इस 2 को 0 किया, 3 को 0 किया, 4 को 0 किया। कैसे किया वो एलिमिनेशन के स्टेप्स तुम देख सकते हो, तुम्हारे स्क्रीन पे अवेलेबल है वो सारे। मतलब R2 is R2 minus 2 R1 and so on. So ऐसा करने से हमारे पास ये मैट्रिक्स अवेलेबल है हमारे पास। अब तुम देखो अगला पिवट हमारा होना चाहिए ये -8 वाला, है ना? तो अब -8 के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं दोनों -8 ही हैं, तो उन दोनों पोजीशंस पे भी हमें ज़ीरोस क्रिएट करने हैं। तो ज़ीरो कैसे क्रिएट होगा? घटा लो यार, मतलब कुछ ऐसा है नहीं इसमें। R3 - R2 करो, R4 - R2 करो। यहाँ पे क्रिएट करो। अब तुम वापस आगे बढ़ो। 8 के बाद तुम डायगोनली आगे बढ़ोगे, चूँकि मतलब इसके बाद अब तुम जैसे डायगोनली आगे आना चाह रहे हो, यहाँ पे तुम्हारे पास 0 है। 0 है तो तुम इस पोज़ीशन पे तो आओगे नहीं, फिर अगले वाले पे तुम देख रहे हो 0 है और उसके बाद तुम प्रोसीड करके डायगोनली जा नहीं सकते, तो बस तुम्हारा एशेलॉन फॉर्म क्रिएट हो गया। क्लियर है ये? अब क्वेश्चन में कभी बोल दिया कि यार चलो मेरे को नहीं, नॉर्मल फॉर्म से ही तुम रैंक निकाल के बताओ, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इनफैक्ट, तो उस केस में नॉर्मल फॉर्म बनाना पड़ता है, नहीं तो तुम्हारा रैंक आ चुका है। मतलब तुम रैंक देख के कह सकते हो कि 2 पिवट कॉलम्स थे, 1 और -8 पिवट पोजीशंस थे और C1 और C2 तुम्हारे पिवट कॉलम्स थे और नंबर ऑफ पिवट कॉलम्स तुम्हारे जितने हैं वो तुम्हारी रैंक हो जाती है। या ऐसे देख लो जितने में सारे ज़ीरोज़ हैं वो दोनों कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, जिसमें ज़ीरोज़ नहीं है, सारे रो में सारे 0 नहीं है, वो तुम्हारी रैंक दे रहे हैं। ठीक है? तो अब यहाँ से हमें आगे जाना है नॉर्मल फॉर्म की ओर। नॉर्मल फॉर्म की ओर आगे बढ़ना है। सो नॉर्मल फॉर्म में हम करने क्या वाले हैं, हमारा पूरा गेम रहेगा कि हम यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लें। मैं क्यों यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का ही बना रहा हूँ, मैं यहाँ भी थर्ड ऑर्डर का बना सकता था, फोर्थ ऑर्डर का बना सकता था। मुझे यही बनाना है। मुझे कैसे पता चला? मुझे पता है रैंक 2 है, रैंक 2 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए एंड सेम होना चाहिए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो 2 होनी चाहिए, 1 0 0 1। सो अब आगे हम प्रोसीड करते हैं नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए। तो नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए मैंने क्या बताया, कॉलम ऑपरेशंस लगाते जाओ, इन पोजीशंस पे 0 क्रिएट करना है A11 की मदद से। फिर आगे आओ A22 की पोजीशन, A22 की मदद से A23 एंड A24 पे 0 क्रिएट करो। सो मैंने स्टेप्स लिख रखे हैं, आप मतलब चाहो तो मैं स्क्रीन पॉज कर देता हूँ, आप देख लो। एंड आप वैसा करने से आपको क्या मैट्रिक्स मिल रही है, आपको ये मैट्रिक्स मिल रही है। तो अभी भी आप देखो कि आपके पास एक तो यहाँ पे आपको 1 आना चाहिए था और यहाँ पे आपके पास कुछ और होना चाहिए था। मतलब यहाँ पे 0 होना चाहिए था, कुछ और नहीं, यहाँ पे 0 होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ 17 है, यहाँ -8 है। तो हम क्या करेंगे, हम इस कॉलम में से -8 कॉमन ले लेंगे एंड इस कॉलम में से -17 कॉमन ले लेंगे। तो ऐसा करने से हमें ये मैट्रिक्स मिलेगी एंड उसके बाद हम C4 - C2 वाली ऑपरेशन को यूज करेंगे। ये वाली ऑपरेशन को यूज किया और फाइनली हमें सारे ज़ीरोज़ क्रिएट हो गए हमारे। यहाँ देखो अब सारे ज़ीरोज़ हो गए और ये इस फॉर्म में आ गया। तो ये मेथड यूज करने का फायदा क्या है कि मुझे पहले से पता होता है कि मुझे आना कहाँ है। और अगर आप मैटलैब यूज कर मतलब सीखेंगे हम लोग सेकेंड ईयर में शायद, जब हम मैटलैब यूज करते हैं तो वो एशेलॉन फॉर्म पे जाके रुक जाता है। उसको पता है कि भाई यहाँ पे तो रैंक आ गया, लेकिन अब हमारे कॉलेज में टीचर्स का मन है, वो बोलेंगे कि नॉर्मल फॉर्म से ही निकाल के बताओ, तो इसलिए हमें यहाँ तक जाना पड़ता है, बाकी इसका कोई यूज नहीं है। हमेशा कोई भी, क्योंकि ये सबसे एफिशिएंट तरीका है ना। आप देखो आप क्यों कॉलम ऑपरेशंस क्रिएट लगा रहे हो, क्यों कर रहे हो, जब आपको पता है 2 पिवट्स है तो रैंक 2 होगी इसकी, तुम क्यों जा रहे हैं फालतू का नॉर्मल फॉर्म बनाने। बट ठीक है, चलो कोर्स में आता हूँ। सो ठीक है, आज की क्लास मेरा डाउट हाँ ओके। अरे एक्चुअली मेरी बैटरी एकदम 7% पे। हाँ रुक जाओ, वो पीपीटी ऑन कर देना। ओके यू माइट वांट टू प्लग इन योर पीसी। एक सेकंड रुक जाओ, मेरे को फिर चार्जर से कनेक्ट करना दो। तो आज की पीपीटी थी क्या, मतलब आज की क्लास की है क्या, या हाँ, जिससे सर आज पढ़ा रहे थे उसमें एक क्वेश्चन में डाउट था। मेरे पास आज वो की सर पीपीटी अवेलेबल एग्जाम्पल है नहीं। सो तुम्हें ही भेजनी होगी या किसी को फोटो देना होगा, मेरे ये पास है नहीं। स्क्रीनशॉट ले और मेरे को भेज दे, मैं कर दूंगा। एंड एक चीज मैं और क्लियर करना चाहूंगा, मेरा
मतलब गोल ये नहीं है कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करा सकूं या क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करना आ जाए, वो मेरा गोल है ही नहीं। मैं तुम्हें विजुअलाइज करवाने की मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें विजुअलाइज करवा पाऊँ, ये मैट्रिसेस कुछ रियल चीज है, मतलब जो दिख सकता है तुम्हें आंखों के सामने होता है कुछ ना कुछ भी हो रहा है उसमें, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है अभी, बट वो दिखेगा तुम्हें 2-4 लेक्चर्स के बाद, तुम्हें दिखने लगेगा वो। तो मेरा पर्सपेक्टिव वो है, तो मैं क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, उसके लिए तुम नोट्स देख सकते हो, सर की उसके लिए क्लासेस बहुत अटेंड कर नोट्स है। सकते हो। हाँ, तू अपने हाँ अपने या स्टाइल किसी पे पढ़ा। हाँ या किसी भी तुम फ्रेंड को बोल दो कि वो एक लेक्चर ले लेगा आकर, तो वो भी सफिशिएंट रहेगा। मेरा मतलब पर्सपेक्टिव, मेरा काम है कि मैं थोड़ा विजुअलाइज करूँ, तो मुझे स्टॉप दिख शेयर रही है? करना होगा तो। हाँ, कर ले कर ले। हाँ हाँ दिख रही है, रुको मैं पेपर पेन ले लेना जो भी है। मैं वैल्यूज बता देती हूँ, मैंने कर रखा है सॉल्व, बट आगे या नहीं हुआ मुझसे। एक मिनट। हाँ so x, हाँ तो क्या करना है इसमें, show that the vectors x1 x2 x3 are linearly independent and x4 depends upon them। तो ये मैंने कवर किया नहीं है, बट ठीक है, एक चीज तुम्हें आज के लेक्चर से ये समझ में आनी चाहिए कि x4 linearly, x1 x2 x3 इंडिपेंडेंट, इसका मतलब क्या है। तुम देखो, अब मतलब मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, फिर तुम्हारे डाउट को जो भी होगा एंटरटेन किया जाएगा। तो ये x1 1 2 4 लिख रखा है, तो इसे तुम ऐसा इमेजिन करो कि 3D स्पेस में कोई कोऑर्डिनेट है दिया हुआ, जिसका वैल्यू है x में 1 यूनिट, y में 2 यूनिट्स एंड z में 4 यूनिट्स। देयर आफ्टर तुम्हारा x2 में, x2 का मतलब क्या है, एक वेक्टर है जो पॉइंट कर रहा है कोऑर्डिनेट की ओर, जिसका वैल्यू है 2 1 2 1 3 एंड सो ऑन। और ये x1 x2 x3 जो है, ये तीनों मिलके, ये तीनों इंडिपेंडेंट है, अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं और एक दूसरे के प्लेन में नहीं लाई कर रहे हैं। लेकिन x4 जो है, वो x1 x2 x3 की मदद से जो 3D स्पेस जनरेट हुआ है, वो उसमें कहीं लाई कर जा रहा है, वो फंस जा रहा है, वो किसी ना किसी रिलेशन से जुड़ा हुआ है x1 x2 x3 से। सो नाउ आगे क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करना है, तो आज के लेक्चर से ये हो जाना चाहिए। तो देखो x4, अच्छा सबसे पहले दिया हुआ है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट निकालते कैसे हैं हम, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लीनियरली इंडिपेंडेंट निकालना है, तो इसमें तुम क्या कर सकते हो, रैंक निकाल लो सबसे पहले तुम इसकी। हाँ सबसे हाँ पहले x1 x2 x3 की रैंक निकालेंगे, उसके बाद x1 x2 x3 और x4 की रैंक निकालेंगे। तो उसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि रैंक 2 कैसे आ रही है, उसके बाद रैंक आगे सॉल्व करेंगे। नहीं, x1 x2 x3 वाले मैट्रिक्स की रैंक क्या आई थी तुम्हारी? उस टाइम 2 आ रही थी, बट अभी नहीं आ रही है। एक बार सॉल्व करके अरे यार ये देखो। कैलकुलेशन मिस्टेक, मतलब मेरे से हाँ खुद ही तो एक रहता बार है, खुद तो से सॉल्व करके देख लो। क्या है 1 2 4 2 -1 एंड 3 एंड 0 1 2, ये तो तीनों ही दिख रहा है मेरे को इंडिपेंडेंट होना चाहिए ऐसा लग रहा है, बट चलो कोई नहीं। तो मैं सबसे पहले लगाऊंगा r1 टेंड्स टू r1 माइनस 2 r1 माइनस r2, तो 1 0 0 किया, यहाँ 2 था 4 था, फिर माइनस सो 4 प्लस 1 हो गया, यहाँ 5 हो गया, एंड ये 2 r1 था, तो 2 r1 हो गया, 8 माइनस 3 5 हो गया, एंड देयर आफ्टर 1 2 तो एज इट इज रहेगा। सो 0 5 5 है, तो मैंने 5 कॉमन ले लिया, ये 1 2 4 0 1 1 0 1 2। सो नाउ अब हमें पिवट, अगला हमारा A22 पोजीशन पे जो 1 है वो है, तो अब उसकी मदद से R3 को लिख दूंगा मैं, R3 माइनस R2। तो ऐसा करने से रो 1 तो एज इट इज रह जाएगा, रो 2 भी एज इट इज, एंड रो 3 हो जाएगा 0 0 एंड 2 माइनस 1 1। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास तीनों ही, तो अभी रैंक 3 आनी चाहिए, इसकी रैंक 3 आ रही है, इसकी रैंक एक्चुअली 3 है। नहीं सर, जब क्लास में सर ये डिस्कस कर रहे थे ना क्वेश्चन, तो सर ने हाँ खुद बोला था कि रैंक 2 आएगी। मेरे हिसाब से तो 3 दिख रहा है, कैलकुलेशन में मेरे भी 3 ही आ रहा है, उस टाइम मेरे पता नहीं कैसे 2 आ रहा था, बट अब मेरे 3 आ रहा है। हाँ 3 ही आएगा यार, मतलब ये अब नीचे एशेलॉन फॉर्म क्रिएट हो गया, अब कुछ आगे कर नहीं सकते, 3 ही होना चाहिए। और वैसे भी हाँ तो तुम ठीक है मतलब फिर। यूजुअली, हाँ और ऐसे और यूजुअली फिर तुम उसके इंट्यूटिवली देख सकते हो कि देखो 1 2 4 है और 0 1 2 है, तो मतलब मैं देख रहा था कि कहीं सम है क्या, ये R1 R2 का सम दिया हुआ है R3 या 2 टाइम्स दिया हुआ है, या कुछ सिंपल रिलेशन ही होता है। ऐसा नहीं है कि तुम एलिमिनेशन करते हो जब,
तो 99 टाइम्स C2 माइनस 54 टाइम्स C3 करते हो, ऐसा नहीं करते हो। काफी सिंपल फैक्टर से सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हो। तो कोशिश करो कि इंट्यूटिवली दिख जाए तुम्हें जो भी मतलब कॉलम्स में रिलेशन है। मतलब 2-4 एग्जांपल्स लोगे तो हो जाए शायद। कुछ बोलना चाह रहा था कोई? हाँ, फिर इन तीनों की रैंक निकालने के बाद इन चारों की रैंक निकालेंगे, वो भी 3 ही आएगी। फिर उसके हो बाद क्या सकती है। करना है इस क्वेश्चन में? उसके बाद तो क्या अब करना है इस देखो क्वेश्चन में? रैंक, हाँ तो चारों की जब तुमने रैंक निकाली तो रैंक तुम्हारी आई 3 और तुम्हारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? नंबर ऑफ जो भी वेरिएबल्स बोल लो, नंबर हाँ ऑफ एक्स वाई जी, वेरिएबल्स जैसे एक्स 4 वाई है, जी 4 है। 4 है और तुम्हारी, हाँ, 4 है। देखो तुम्हारे पास 4 इक्वेशंस हैं और तुम्हारे पास 3 सॉल्यूशन है। इनफैक्ट समझ रहे हो, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है। 4 हाँ, इक्वेशन है ठीक है। और सॉरी 4 इक्वेशन है और 3 मैं क्या बोल रहा हूँ, तो 3 3 रैंक है इक्वेशन है इसके, और 4 नहीं नहीं, सॉल्यूशन। हाँ 3 इक्वेशन है और 4 वेरिएबल आ गए। हाँ रुक जाओ यार, मैं सॉरी क्या बोल रहा हूँ। हाँ, सही है, सही है। अब मैं चुप हो जाता हूँ 2 मिनट। हाँ हाँ ठीक है यार। रैंक 3 मतलब 3 इक्वेशंस और 4 वेरिएबल्स हैं। हाँ रैंक 3, हाँ 3 इक्वेशन। एक्चुअली मैं बोलने में कुछ गलती कर रहा हूँ, मुझे दिमाग में आ रहा है अरे पता नहीं क्या गलती। रैंक निकालेंगे तो रैंक 3 आएगी, उसका मतलब उसके हिसाब से 3 इक्वेशंस बनेगी और 4 वेरिएबल्स दे रखे हैं, तो 4 माइनस 3 मतलब 1 फ्री वेरिएबल होगा, तो उसके आगे। नहीं देखो एक्चुअली यहीं पे केस आ जाएगा कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है। अब मैं फिर बोलूंगा तो मैं गलत कर जाऊंगा, मुझे ऐसा इंट्यूशन हो रहा है। तो हाँ, अब ठीक है, समझता हूँ। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो नंबर ऑफ जितने, अभी मत कर यार, अब तो मैं नहीं बोल रहा था। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे कल क्लास लें क्या? अभी मतलब मैं थोड़ा पागल हो गया हूँ। तो ऐसे देख सकता है ना, केस ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। हाँ ये केस ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, वही मैं देखो 4 अननोन है, 3 अननोन है और 4 इक्वेशंस है तुम्हारे पास, तो ये इनफाइनाइट अरे सॉल्यूशन का केस है। नहीं देखो ये देखो नंबर ऑफ कॉलम्स तुम्हारे कितने बनेंगे, तुम जब x1 x2 x3 x4 तुम चारों की मैट्रिक्स बनाओगी तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनेंगे? 3 कॉलम्स बनेंगे। पहला कॉलम होगा इक्वेशंस तो 1, 3 ही है ना, इक्वेशंस तो 3 4 ही है है। 4 है 4 कैसे हैं। बनेगी अच्छा 4 इक्वेशंस? मैं सर ने दिखा दे, बताया था ना, कॉलम में लिखते हैं, कॉलम में लिखते हैं। एक्चुअली मैंने सर की क्लासेस अटेंड करी नहीं है, तो मतलब मैं मैं उनके बताती हूँ इस मैट्रिक्स को लिखेंगे कैसे। इस मैट्रिक्स को लिखेंगे हाँ 1 2 4 2 माइनस 1 3 0 1 2 और माइनस 3 7 और 2, हर एक को कॉलम के फॉर्म में वेरी लिखते हैं, गुड। तो उसके हिसाब से 3 इक्वेशंस हैं। हाँ सही है। अब तो अब मैंने क्या बोला था, मैंने पहले ही टाइम बोल दिया कि जितने कॉलम्स हैं उतने वेरिएबल्स हैं। तो कितने कॉलम्स हुए हाँ, तुम्हारे पास? 4 कॉलम्स हैं। 3 कॉलम है। कॉल अरे कॉलम्स 4 है, कॉलम्स 4 है और रोज 3 है। अरे देखो इसको इसे रो लिखते कैसे, रो देखो के मैं फॉर्म में C1 बोल रहा हूँ, मैं C1 बोल रहा हूँ अभी, तो तुम शायद नोट डाउन कर लो, मैं भी कर लेता हूँ। C1 है 1 2 0 माइनस 3, C2 है 2 माइनस 1 1 7 एंड C3 है 4 3 क्या है 2 2 जो भी। अरे तो ऐसे नहीं लिखते हैं इसको, ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं। नहीं अरे मैं बोल रही मैंने हूँ ऐसे ऐसे ही नहीं पढ़ा। लिखते हैं, मैं पढ़ रही थी ना क्लास में। लिखे हो सकता है तो सर का लिखने का कुछ और स्टाइल, मतलब कुछ और बताना चाह रहे हो। मैंने ऐसे पढ़ा है, मतलब पढ़ रहा हूँ अभी, मैं भी पूरा हुआ नहीं है। यार इसको जब मैं लूंगा ना तो शायद मैं ज्यादा अच्छे से क्लियर कर सकूं। देखो मतलब एक्चुअली होता क्या है ना, तुम सीधा लाइन वाइज लिख लो एंड जितने कॉलम्स आ रहे हैं उतने वेरिएबल्स तुम्हारे हैं। अरे तुम ऐसे सोच लो यार कि चौथा वेरिएबल कैसे आएगा तुम्हारे, मतलब 3 ही तो वेरिएबल आएंगे ना, एक्स वाई जी 3 ही कोऑर्डिनेट्स को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चौथा इक्वेशन कैसे, चौथा इक्वेशन बनेगा और 3 ही वेरिएबल है, तो मतलब उसके कुछ फैक्टर के टाइम्स को अगर तुम डालोगे चौथे इक्वेशन में तो फिर सेटिस्फाई कर जाएगा ना वो तो इसलिए अरे डिपेंडेंट। मैं बोल रही हूँ ये गलत है, ये गलत है। 4 कॉलम्स होंगे, 3 रोज होगी पक्का। 4 कॉलम तुम्हारे हिसाब से, तो हो सकता है मैं गलत होऊंगा, मतलब मेरे को देख लेने दो फिर, ये सर सॉरी ने अगर ये 4 जो कॉलम्स पीडीएफ है ना वो ओपन करना, कृष्ण ये पीडीएफ खोलना प्लीज।
पीडीएफ भेजू मैं, 1 सेकंड रुक जा। हाँ भेज भेज। सर ने आइगन वैल्यू शुरू कर दिए हैं क्या, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स वाले? हेलो हाँ ब्रो। सर ने आइगन वैल्यू शुरू कर दिए हैं क्या आज? देख नहीं, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस स्टार्ट करा है। यही चल रहा है ना? हाँ ठीक है ठीक है। हाँ। चलो सो शेयर कर लो जो भी है। और तुम खड़े होके क्या कर रहे हो? चेक करना खुल रहा है क्या? एक सेकंड। और तुम्हारा ट्यूशन हो गया? 8 बजे देखनी है आप नहीं, अच्छा 8 बजे फ्री होगा इसलिए आए थे। 10 मिनट और रुक जा, हो गया है। और आज छत पे किसका किया होगा? कौन किया था? वो जो दादी आती है ना, पैर भी देखे एकदम मैच कैसे पता? वो सबको मैच करवाया था मकान मालिक को। करवाया तुम? मैच करवाया था? मैं वो जो मकान मालिक को थे उनको फोन किया, मकान हाँ। मालिक बोला है कि आप यहाँ से मत कीजिए, हम नहीं आएगी तो हमें कोई सबूत है बोलिए मकान मालिक तो बोलते हैं कि यहाँ से बोलते हैं मकान मालिक की आप उसको मना कीजिए, वहाँ बोलते हैं आप हमारा ये आ जाएगी। प्रियल कौन सा पेज है? सब पता है। हाँ। और रुक जा मैं फिर से शेयर कर रही हूँ। पेज तो बता दे, खुला हुआ है। अच्छा पेज नंबर 1 सेकंड, मुझे पेज नंबर याद नहीं, स्क्रॉल करना होगा। 13-14 स्लाइड पे ही होगा कहीं। ये फोन तो हल्का भी लगता है। देख। हाँ यार इसके आगे भेजो। नहीं इसके ऊपर, नहीं नीचे 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 और नीचे और हाँ और नीचे जा। एक सेकंड, एक स्लाइड ऊपर करना। ये क्वेश्चन हाँ इसके ऊपर करना स्लाइड एक बार, और एक स्लाइड और ऊपर, एक स्लाइड और ऊपर। हाँ ये वाली स्लाइड जूम कर देना भाई, नीचे वाला दिख नहीं रहा था। हाँ तो हाँ। अभिषेक हाँ। इसमें तुझे ये समझ हाँ, में आ रहा है x1 लिखा हुआ है कॉलम फॉर्म में। करेक्ट। 1 2 ट्रांसपोज 3 लिख के। 3 2 हाँ। 1। वैसे ही सर ने बताया था कि अगर इसे रो फॉर्म में दे रखा हो ना, जैसे मतलब ऐसे तो इसमें कॉलम बना हुआ है, बट अगर जैसे इसे रो फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो उसे भी कॉलम फॉर्म में ही लिखना है। आगे के एग्जांपल में चेक कर ले, नीचे स्क्रॉल करना। एक सेकंड रुक जाओ बस, यहाँ 1 सेकंड पिछले वाले पे स्लाइड पे जाना प्लीज। देख, जब सर ने प्रूफ करवाया है ऊपर में, तो कुछ भी ऐसा लिखवाया है सर ने कि कॉलम होना चाहिए, रो होना चाहिए? देख कहीं लिखा हुआ है क्या? अरे पर देख ऊपर एग्जामिन लिखा हुआ है ना, वहाँ पे पर सर ने कैसे लिखा हुआ है, x1 के आगे 1 2 3 ऐसे एक ही लाइन में लिखे हुए, फिर सर ने मैट्रिक्स उसके के बाद फॉर्म में जो ट्रांसपोज लिखा है। कॉलम। हाँ तो सबका ट्रांसपोज लेना ही है ना, एक ही हाँ बात है ना, तो ट्रांसपोज लेके ही तो करा है मैंने, तो उसके अच्छा हिसाब से 4 ट्रांसपोज कॉलम्स बनेंगे ना और 3 रोज बनेगी। अच्छा हाँ, तुम्हारे बात के हिसाब से हाँ सही। आगे वाली स्लाइड पे आना। हाँ जूम कर देना। सो हाँ सही है 0 0 0 के इक्वल किया। तो सर ने 3 सर ने बोला था कि अगर रो फॉर्म में दे रखा हो तो इसे ट्रांसपोज कर लेना, तो बस मैंने भी वही करा। अब उस क्वेश्चन पे आ जाना फिर से। अच्छा देख, अब तो तुम्हारे पास वेरिएबल्स कितने हुए हैं? 3 वेरिएबल है। 4 वेरिएबल्स तो 4 है ना, x1 x2 x3 x4। इस क्वेश्चन में मैं बोल रहा हूँ अभी, जैसे इसमें 3 इक्वेशन और 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन 3 रोज बन रही हैं और 3 ही वेरिएबल होंगे।
अरे देखो वेरिएबल कैसे डिसाइड करते हो तुम, मतलब मेरा तो मैंने जो पढ़ा है, मैंने भी अभी इस टॉपिक को छुआ नहीं है, बट इंट्यूशन मेरा कह रहा है कि वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या बताता है, कोऑर्डिनेट्स बताएगा 1 2 3, जैसे c1 टाइम्स 1 2 3 है, तो ये एक वेक्टर मान लो 0,0,0 से 1 2 3 तक जा रहा है, स्पेस में कोई कोऑर्डिनेट होगा, और c1 टाइम्स यानी कि c1 अगर 5 है तो 5 टाइम्स हो जाएगा मैग्नीट्यूड का, -2 टाइम्स तो डायरेक्शन चेंज करके पीछे की ओर, और मैग्नीट्यूड ट्वाइस हो जाएगा उसका, वैसा कुछ होता है। तो मतलब मेरा ऐसा मानना है कि जितने 1 2 3 4, अभी जैसे यहाँ पे 4 लिखा होता है तो 4 डिमेंशनल स्पेस में होता है, एक्स वाई अरे जी पर और चौथा कोई डिमेंशन। वेरिएबल्स तो क्वेश्चन में दे रखे हैं ना, x1 x2 और x3 फाइंड करना है हमें तो। हाँ तो x1 x देखो x y z के तो जगह तुम बोल दो वेरिएबल्स तो x1 वही x2 रहेंगे ना। x3। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, x1 x2 x3 के जगह मैं बोल रहा था x y और z बोल रहा था, तो तुम मुझसे x1 x2 x3 बोल लो, बट मैं हो सकता हूँ बेकार डिबेट कर रहा हूँ, हो सकता है यही सही तरीका हो। मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, मतलब इस टॉपिक को कवर नहीं किया है, तो कमेंट नहीं करूंगा अब मैं। तुम सही हो सकती हो, सर भी सही होंगे, सर के गलत होने का तो कोई चांस नहीं है। और किसी को आता है मतलब तो प्लीज बता दो। मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके भेज दूंगी। अरे ठीक नहीं है हुआ तो कल अंजलि। सर से पूछ लेना, रुकवा दूंगा क्लास। हाँ ठीक है ठीक है। ओके, सो क्लास आज की खत्म क्या करते क्या हैं। कर लेगा, क्या कर लेगा? नहीं, खत्म करते हैं क्लास को अब। नहीं, मैं अगला क्वेश्चन लेक्चर को परसों ले क्या, परसों लेते हैं अगले लेक्चर को। मैं एक सेकंड रिकॉर्डिंग बंद कर दूं। अच्छा ओके।